हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा आयोजित प्री बोर्ड परीक्षा का 2020 का जो हल है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखो बच्चों, आज वाले पेपर में आपका पहला प्रश्न था 197 गुणा फिर 999। इसको आपको सूत्र एक यूनिट द्वारा सॉल्व करना था। तो आप लिखोगे बाई सूत्र एक यूनिट से, सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण से। तो देखिए एक न्यूनयन पूर्वेण से कैसे करना है इसका हल आपको, यानी आपको इसमें से पहले कम करना है, बाद में यहाँ पर क्या आएगा 36 आएगा वो आपको इसमें से घटाना है। तो आप पास क्या देगा, ये तो आ रहा है 136, अब इसको आप इसमें से घटा दो तो 3 फिर 6 8 और ये 9। अब इनको डायरेक्टली करना आपको 1 3 6 9 8 6 3। तो ये पहले सवाल का आपने क्या लिख दिया है, बाई सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण के द्वारा इसका हल आपने लिख दिया है। अब देखो सवाल नंबर 2 आगे। देखो 2 नंबर प्रश्न में आपको इस समीकरण को यानी 1/x-1 x-4 इक्वल 1/x-2 प्लस 1/x-3, इसको आपको वैदिक मेथड से सॉल्व करना था। तो आपको देखो यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, सब में जो न्यूमरेटर देखो सम सेम आ रहा आपका, इस टर्म का न्यूमरेटर सेम है और देखो जो सम ऑफ डिनोमिनेटर देखो इसका है वही उसका आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। तो आपको लिखना पड़े यानी यहाँ प्रत्येक पद का अंश समान है। पहले बात लिखनी है आपको, यानी हेयर न्यूमरेटर इज सेम इन बोथ टर्म्स, यानी ऑल टर्म्स। उसके बाद में लिखना आपको यानी LHS के हरों का योग लेना आपको। तो ये आएगा मेरे पास x-1 प्लस x-4 आएगा और ये जोड़ने पर आगे 2x-5। इसी तरह आपको RHS के हरों का योग करना है। इनका जो योग है वो मेरे पास आएगा x-2 प्लस x-3, तो ये भी 2x-5 आ रहा है। फिर जो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि जब न्यूमरेटर सेम हो और आपका जो हरों का योग है दोनों का वो क्या है बिल्कुल समान है, तो उस कंडीशन में हरों का योग क्या होता है आपका 0 होता है। तो आप लिखोगे यहाँ LHS तथा RHS के हरों का योग समान है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन मान लेंगे आप, यानी आपने लिखा इसलिए 2x-5 बराबर 0, 2x बराबर 5 और x का मान क्या देगा 5/2। ये आपका होगा सवाल नंबर 2 का आंसर, ठीक है ना। अब इसी तरह आप देखिए आगे सवाल नंबर 3। देखो प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा गया था आपसे, इसमें देखो आपको 76 और 152 थी, दो संख्या थी। इनका आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। देखो यहाँ पर किसी भी विधि का नाम नहीं लिखा गया है, तो आप यहाँ पर दोनों में से कोई भी विधि काम ले सकते हो। आप यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय वो भी काम ले सकते हो और आप इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि भी काम में ले सकते हो। दोनों में से कोई भी एक विधि काम ले लो। देखो मैंने यहाँ पर लगा दी कौन सी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने इसमें लगा दी, जिसमें आप देखते हैं कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, इससे बड़ी है। और जब आपने देखो इसमें चरण फर्स्ट लिखा है यहाँ पर, तो 152 किसके बराबर आएगा 76 भाग इसमें कितनी बार गया, 2 बार गया। और शेष फल आपका शुरुआत में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो लिखना चूंकि आपको R का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए मेरे पास HCF का मान क्या जो आपका भाजक वही हो गया, यानी कितना आ गया 76। ये हो गया आपका सवाल नंबर 3। अब उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 में आपसे क्या पूछा गया है। तो देखो प्रश्न संख्या 4, देखो प्रश्न संख्या 4 में ये हमारे पास क्या है, इसमें आपसे पूछा है कि 3 sec 31 डिग्री बटा कोसेक 69 डिग्री का आपको मान प्राप्त करना है। 3 sec 31 डिग्री बटा कोसेक 69 डिग्री का आपको मान प्राप्त करना है। तो देखो ऐसे सवालों मैंने बता रखा है, इनका मान सारणी में नहीं मिलेगा आपको, इनका योग 90 है, तो एक को बदलना है, कोसेक में रखना। मैंने इसको क्या बना दिया, कोसेक बना दिया। कोसेक बना दिया, मान आपका 90 में से घट रहा है अभी,
और बटे में से हमारा कोसेक 69 डिग्री। तो ऊपर आ गया 3 कोसेक 69 डिग्री, बटे में आ रहा है कोसेक 69 डिग्री। तो दोनों समान ही कट रहे हैं आपस में ये, तो 3 गुणा 1 बराबर क्या आ गया 3। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया आपका 3 हो गया है। उसी तरह आप देखिए आगे जो आपका आता है सवाल नंबर 5। देखो 5 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा था कि हाइट ऑफ ए पोल इज √3 टाइम्स ऑफ हिज शेड, देन फाइंड द सन्स अल्टीट्यूड एंगल। यानी हमारे पास जो यहाँ पर हाइट है, जैसे मान लो ये कोई पोल है और ये पोल की जो हाइट है ये मान इसकी क्या शेडो है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जो इसकी छाया है ना, उस छाया यानी शेडो की जो ये √3 टाइम है, ठीक है ना। ये अगर मान लो ये एक्स टाइम है, ये एक्स होती है क्या √3x है, उसका √3 टाइम है। तो आपको यहाँ पर जो सन का अल्टीट्यूड एंगल है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। अल्टीट्यूड एंगल हमेशा आपका कहाँ पर बनेगा, ओरिजेंटल लाइन के साथ। तो ये मान लो मेरे पास ABC हो गया है इस तरह से, तो आप लिखोगे इन ट्रेंगल ABC। तो AC वो आपने क्या मान लिया, x मान लिया, और ये भी मेरे पास क्या हो गया √3x। अब इसमें आपका ये तो क्या है B है, ये P है, तो tan थीटा कम आएगा, 2 होता है P/B। अब यहाँ पर tan थीटा मेरे पास क्या आएगा √3x/x, x को काट दो, tan थीटा इक्वल क्या आ रहा है मेरे पास √3। अब tan में कितने डिग्री की √3 होती है आप जानते हैं, tan 60 होती है। तो यहाँ tan 60 कर दिया आपने, काटा, थीटा मेरे पास क्या आ रहा है 60 डिग्री। इस तरह से आपको ये एंगल फाइंड करना था, जो आपको कितना प्राप्त हो गया है 60 डिग्री आपको प्राप्त हो गया है। इसी तरह आप आगे देखिए सवाल नंबर 6। देखो छठे प्रश्न में आपको क्या दिया गया, इसमें छठे प्रश्न में था कि त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं आपस में किस अनुपात में विभाजित करती है। तो ये आपको बिल्कुल परे बता रखा है मैंने, जो माध्यिकाएं होती है आपस में, यानी कोई भी त्रिभुज जो माध्यिकाएं होती है इस तरह से, वो सारे आपस में क्या करती है 2:1 में विभाजित करती है। ये आपने पेपर में पढ़ रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी त्रिभुज की माध्यिकाएं आपस में 2:1 में विभाजित होती है, यानी वो आपस में एक दूसरे को 2:1 में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो ये आपने पढ़ा कौन सा सवाल, छठा सवाल। अब इसी श्रृंखला में देखिए आप आगे सवाल नंबर 7। 7 के सवाल में क्या है पूछा आपसे कि हाउ मनी टेंजेंट्स कैन बी ड्राउन ऑन ए सर्किल फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट। यानी आपके पास जैसे कोई सर्किल होता है, यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से आप इस पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो आप ओनली 2 ही कर सकते हो, एक तो आपका ये हो जाएगा और दूसरा आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका तरीका पता ही पहले से आपने। आप यहाँ से ये पॉइंट लेंगे P, इसको बाइसेक्ट करेंगे, फिर आप एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे केवल इसका आंसर लिखना है, तो आप लिखोगे यानी केवल 2 स्पर्श रेखाएं, ठीक है। ये इसका हो गया आंसर। 8 का सवाल आ गया। प्रश्न संख्या 8 में देखो आपके पास क्या रहा है, इसमें पूछा है 3 विद्यार्थियों के 100 में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दी गई आपको, यानी ठीक है ना। यानी मान लिया आपने माना 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होना आपने क्या माना है, घटना ई माना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मेरे पास ई नोट का मान दे रखा है कितना 0.991 दे रखा है, और आपको यहाँ पर पी का मान निकालना है। तो आप जानते हैं पी प्लस पी नोट दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर पी का मान मेरे पास क्या देगा, 1 माइनस पी नोट आ जाएगा, यानी 1 माइनस 0.991, इसको ले सकते मान क्या हो जाएगा आपका 0.009। तो ये इसका क्या हो गया आपका आंसर। ये था आपका सवाल नंबर 8। अब इसी श्रृंखला में आप आगे देखिए कुछ और प्रश्न। तो देखो 9वें प्रश्न हमारे पास क्या रहेगी, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखो 9 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, इसमें लिखा है पीयूसी का पूरा नाम लिखिए, यानी पीयूसी है तो उसका पूरा नाम लिखना आपको। तो आपका हो जाएगा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र या पॉल्यूशन
अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला 10वां प्रश्न है, इससे पूछा है कि ए CCTV कैमरा सिचुएटेड एट 8 मीटर हाई पोल, यानी एक आपके पास ये 8 मीटर हाई पोल है, इसके ऊपर आपको कैमरा यहाँ पर लगाना है, और जो इसका एलोस होगा यहाँ से वो आपको दिया गया कितना 17 मीटर आपको दिया गया है। अब आपसे पूछा गया यहाँ पर सवाल में कि जहाँ से मतलब यातायात आगे दिखता है आपको वहाँ से उस बिंदु के मतलब उस बिंदु से आपको इसके बाद की दूरी निकालनी है, यानी आपको फाइंड करना है ये कौन सा, ये मान लो मेरे पास ABC ट्रेंगल हो गया तो आपको इसमें AC फाइंड करना है। तो आप सीधा क्या करोगे, इस ट्रेंगल ABC में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, ठीक है ना। तो आपने लिखा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस से प्रमेय से, यानी बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रेंगल ABC। तो इसमें आप जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है आपका वो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। ये यहाँ 17 का स्क्वायर, यहाँ 8 का स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। तो ये मेरे पास आ गया 289 और ये 64 और ये है AC स्क्वायर। तो 289 माइनस 64 इक्वल क्या देगा AC स्क्वायर, और जो आपका भी AC स्क्वायर है वो आ गया 225 के इक्वल, और AC मेरे पास आ गया √225। जब इसका आप रूट लेंगे तो क्या आएगा पास से 15 मीटर। तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, अतः उस बिंदु से जो पोल के पार की दूरी वो कितनी होगी आपकी 15 मीटर हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ा। अभी कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 10। ये थे आपके मतलब एक नंबर के 10 सवाल थे शुरुआत के। अब देखो आगे सवाल नंबर 11 से। तो देखिए 11वें प्रश्न में आपको क्या करना है इसमें। तो जो 11वां प्रश्न आपका है उसमें क्या लिखा, देखो ये लिखा हुआ इसमें सूत्र निखिलम से आपको भाग देना है किसमें, यानी 1 1 1 0 3 4, इसमें आपको 8 8 9 का क्या करना है, सूत्र निखिलम से भाग देना है। तो आप लिखोगे यहाँ पर बाई सूत्र निखिलम मेथड। तो आपको इसमें क्या करना, पहले इसमें आपको बेस मानना पड़ेगा। बेस आपका यहाँ पर का 1000, क्योंकि नंबर आपका 1000 नज़दीक, आपको 10 या 1000 नंबर नज़दीक आपको नंबर लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जो डेविएशन हो कितना देगा, डेविएशन वो आप इसमें से घटाएंगे आप, तो कितना बचेगा आपका मान। पहले आप यानी तो चाहो तो जो डिवीजर आपका वो कितना है, वो आपका है 889, और यहाँ आपका जो डेविएशन आपका है वो कितना आ गया है, डेविएशन आ रहा आपका 111 ही आ जाएगा। अब वही तरीका आपका। अब देखिए इसको डिवाइड कैसे करना है। यहाँ तो जो आपका मतलब डिवीजर वो आ जाएगा सीधा डायरेक्ट, यहाँ जगह आपका डेविएशन, और इसमें आपको करेंगे क्या, देखो बेस में 3 शून्य है ना, तो इसमें 3 नंबर लिखना है आपको बाहर, यहाँ पर बाकी सब आएंगे अंदर। अब इसमें तरीका क्या होगा, या तो देखो मेरे पास 889, यहाँ इसका डेविएशन आ रहा है 111। अब इसका तरीका होगा इसको खाली छोड़ना, ये 1 आ गया। अब 1 को पहले 1 से मल्टीपल कराया, 1 को 1 से कराया, 1 को 1 से कराया, 1 वापस खाली छोड़ा, इसको जोड़ा, 2 आ रहा है, 2 को 1 से कराया, 2 को 1 से कराया, 2 को 1 से कराया, 2 इसको खाली छोड़ना जोड़ना वापस, 4 और 4 को 1 से कराया, 4 4 को 1 से कराया, 4 को 1 से कराया, 4। अब इनको देखो जोड़ लो आप यहाँ पर, ये खाली स्पेस है यहाँ पर, ठीक है ना, ये खाली स्पेस है। अब देखिए ये आपके हो गए 8, फिर ये 6 3 9 हो गए, उसके बाद में ये 7 हो गए। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन यानी भागफल है वो तो आ रहा है 124, और रिमाइंडर यानी शेषफल आपका है वो कितना आ रहा है 798। आपको देखना प्रश्न में कभी भी आपका शेषफल हो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा है तो आपको इसमें दोबारा से एक प्रोसेस आगे लगानी होगी, और अगर बड़ा नहीं है तो इसमें कोई आपको दिक्कतें नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो देखिए 12वां क्वेश्चन में आपको क्या करना था, देखो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में ये लिखा हुआ है कि आपको प्रूव करना है कि 7√5 क्या आएगा, रेशनल आएगा, इन्हें 7√5 एक अप्रमेय संख्या है। ये तो आपको सबको प्रूव करना था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको। देखो कैसे करना है इसको, इसके ऊपर देखिए आप पहले मानेंगे, आप माना 7√5 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे दो सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर में दो सह अभाज्य संख्याएं ए तथा बी के रूप में लिखने पर। अब मान लें शुरुआत में लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, देन वी कैन राइट इनटू टू को प्राइम नंबर ए एंड बी। तो देखो जैसे आप इनको दो को प्राइम नंबर लिख दोगे तो आपके पास आएगा 7√5 को लिखा जाएगा ए अपॉन बी आ जाएगा। ये आपने लेट यानी मान लिया आपने ये। अब इस सवाल में तरीका क्या होता है कि रूट को आपको सबसे अलग उठाना होता है। रूट को अलग उठाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, यानी 7 इसके डिवाइड में जाएगा तो यार है मेरे पास ए अपॉन 7b। अब इन प्रश्नों का तरीका क्या होता है कि जहाँ पर ए और बी है वहाँ पर आपको इंटीजर लिखना है, इंटीजर या 7 इंटू इंटीजर, यानी इंग्लिश मीडियम था आप इंटीजर है था आप क्या लिखोगे, पूर्णांक दे दोगे, पूर्णांक बटे 7 गुणा पूर्णांक। और लिखना पड़ेगा वेयर ए एंड बी इज इंटीजर, जहाँ ए तथा बी क्या है, पूर्णांक है। अब देखो ये 7√5 तो मेरे पास सेम आ रहा है। इस पूरे का मतलब क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है, इसका मतलब एक रेशनल नंबर होता है। तो आप लिखोगे परिमेय संख्या। लेकिन आप पहले सिद्ध कर चुके हो कि √5 तो क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लिखोगे परंतु हमें इसका विरोधाभास प्राप्त होता है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये मतलब इसका आपको विरोधाभास प्राप्त हो गया। ये आपको विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि आपने इसको उल्टा मान लिया था, आपने इसको परिमेय मान लिया था। इसका मतलब हमारी पूर्व की अवधारणा क्या थी, गलत थी। इसका मतलब 7√5 परिमेय नहीं क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको सवाल को क्या करना था, प्रूव करना था। यह था आपका सवाल नंबर 12। अब देखिए इसके बाद में आप सवाल नंबर 13 को, 13 नंबर में आपको क्या करना है। तो देखिए अगर हम 13 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं तो उसमें आपके पास आ जाएगा। तो देखिए अब जो आपका आगे नेक्स्ट प्रश्न आता है वो आपका इसमें सवाल नंबर 13 का। तो देखिए 13 का हम कैसे करना आपको। 13 के प्रश्न में आपको दे रखा है क्या, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है, तो उस वृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना है। यानी इफ डिफरेंस ऑफ ए सर्कम्फ्रेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 74 सेंटीमीटर देन फाइंड एरिया ऑफ सर्किल। तो मतलब सीरीज लिस्ट में लिखना आपको प्रश्नानुसार। यहाँ पर मेरे पास क्या रहा है, यानी वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या, दोनों का अंतर आपको 74 सेमी दिया गया है। यानी अगर आप वृत्त की परिधि में से त्रिज्या घटाते हो तो आपके पास कितना आ रहा है, 74 सेमी आ रहा है। और परिधि का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, 2πr होता है, माइनस स्क्वायर होता है, उधर आ रहा है 74। यहाँ 2 गुणा 22/7 इंटू आर माइनस आर बराबर है 74। ये 44r/7 हो गया, माइनस r/1, उधर आ रहा है 74। यहाँ 7 एलसीएम आ रहा है मेरे पास, 44r माइनस 7r बराबर आ गया 74। ये मेरे पास आ रहा है 37r/7, उधर आ रहा है 74। अब जो आपका यहाँ पर आ रहेगा वो 74 इंटू 7 अपॉन मेरा 37। इस आप इसको काट दो 2 टाइम और आर मेरे पास क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। तो पहले आपने ये तो क्या प्राप्त कर लिया, इसकी जो रेडियस है यानी त्रिज्या वो आपने प्राप्त कर ली है। लेकिन आपको क्या प्राप्त करना है, वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त करना आपको, यानी एरिया ऑफ सर्किल प्राप्त करना आपको, जो होता है πr² यानी 22/7 इंटू 14 गुणा 14। 2 बार काटो इसे तो 44 गुणा 14, 14 56, 56 और 5 कितने हो गए आपके 61, यानी 616 सेमी स्क्वायर। इस तरह से आप जो वृत्त का क्षेत्रफल है
वो आप प्राप्त कर सकते हो। हम आगे बात करें नेक्स्ट सवाल नंबर 14 की। तो देखिए प्रश्न संख्या 14 नंबर देखो, प्रश्न में आपको ये दिया गया है क्या, यानी एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है वो 19 सेमी। यानी प्रश्नानुसार हमारे पास क्या रहा है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना आ रहा है मेरे पास से, ये आ रहा है मेरे पास 19 सेमी आ रहा है। तो आप इसको लिख देंगे L + B + H बराबर आ गया मेरे पास 19, समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है, दूसरा एक देखो इसके विकर्ण की लंबाई आ रही है 14 सेमी, यानी जो घनाभ का विकर्ण है वो कितने सेमी आ रहा है आपका, ये आपका 14 सेमी का आ रहा है। इसको आप लिख देंगे रूट में L² + B² + H² बराबर आ रहा है 14, क्यों विकर्ण ये होता है आपका। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जिससे मेरे पास आएगा L² + B² + H² उधर आ रहा है कितना 196 आ गया। ये मेरे पास है समीकरण नंबर 2। अब देखो इस वाले में आपको प्राप्त क्या करना है, आपको इसमें घनाभ का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। और आपको बताया कि जब क्षेत्रफल प्राप्त करते हो तो उसके लिए आपको L B H तीनों का मान चाहिए। अब दो समीकरणों से आप तीन चरों का मान किसी भी हाल में नहीं निकाल सकते, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा रिलेशन काम लेना पड़ेगा ताकि हमारा क्षेत्र क्या बन जाए, घनाभ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाए। तो आप जानते हैं कि L + B + जो H का होल स्क्वायर होता है वो होता है आपका L² + B² + H² + 2LB + 2BH + 2HL। ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, 9वीं क्लास में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इसका मान तो मेरे को पता है 19 है, यहाँ तो आ गया 19 का स्क्वायर, जबकि देखो यहाँ तक का जो मान आपका है इसका मान आपको इस क्षण में दिया गया है +2 इंटू, अब इनमें आपने सबने 2 कॉमन लिया बात, तो अंदर क्या बचेगा LB + BH + HL ये बचेगा। अब एक क्षण में 19 का जब आप वर्ग करोगे तो इसका वर्ग कितना होगा 361 होगा इसका वर्ग, और उधर मेरे पास आ रहा है 196 प्लस, इसको आप लिख देंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ लिख दोगे आप, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSE ऑफ क्यूबॉइड। अब इधर लिख दो आप उसको पहले आकर सीधा घनाभ का TSE यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको आप इधर इसमें से घटा दो तो 361 - 196, तब तो 11 में से जाएगा कितना बचेगा 5, यहाँ पर 10 हो गया तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पर 2 हो गया तो कितना बचेगा 1, 165 सेमी स्क्वायर। अब देखो ये सेमी स्क्वायर है, पता कहाँ चला आपको, शुरुआत में लिखा है उसके हिसाब से आ जाएगी। तो घनाभ का TSE यानी घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपने 165 सेमी स्क्वायर क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। अब इसी श्रृंखला में आप आगे देखिए सवाल नंबर 15 का। तो देखो 15 नंबर प्रश्न में हमारे पास क्या रहा है, हम 15 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं। तो देखिए सवाल नंबर 15, देखो 15 नंबर सवाल आपका ये फिर से किसका है, रोड सेफ्टी का सवाल आया है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि दो कारें हैं वो एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है एक ही समय पर, ठीक है ना। इधर चलिए, मान लो ये पहली कार है, ये मान लो सेकेंड कार है, ये फर्स्ट कार है और ये सेकेंड कार है। लिखा क्या है, दो कार एक ही दिशा में चलती है यदि पहली कार की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये जो कार चलती है ना इसकी गति बिल्कुल फिक्स है 100 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। सेकेंड कार है वो शुरुआत में चलते कितनी स्पीड से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, बाद में जो उसकी गति है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ती हो जाती है, यानी पहले चलती है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बाद में उसकी जो गति है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ती हो जाती है। तो आप पता ना कि अब जो शुरुआत में चलेगी तो जो मतलब फर्स्ट है वो तो इससे आगे निकलेगी ना कार, फर्स्ट तो सेकंड पीछे रहेगी, लेकिन सेकंड कार की जैसे मतलब एक टाइम ऐसा आएगा तभी जो इसकी स्पीड है वो इससे क्या हो जाएगी डबल या इससे ज़्यादा हो जाएगी स्पीड 100 से भी, तो उस टाइम ये मतलब क्रॉस कर ले किसको, फर्स्ट को। अब बताना कि वो कितने टाइम बाद इसको क्रॉस कर ले वो हमें प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो पहले आप मान लेंगे लेट या लिख दो आप माना n घंटे बाद कार सेकंड कार फर्स्ट को पार कर लेगी। इन्हें आपको लिखना है लेट कार सेकंड इज क्रॉस
कार फेस्ट आफ्टर n आवर्स, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या लिखना अब आपको, दोनों का मतलब, अब देखो जब दोनों मतलब जैसे मान लो कि मैं एक व्यक्ति मान लो यहाँ दौड़ रहा है, दूसरा मान लो इसके पीछे दौड़ रहा है। अब जब ये इसको दौड़ते इसको मतलब क्रॉस करेगा यहाँ पर, तो सीधी सी बात है जो इसकी दूरी है ना, ये पहले इसको इसके बराबर दौड़ना पड़ेगा भाई। जब ये दूसरे वाला इसके बराबर दौड़ेगा तभी तो इसको क्रॉस करेगा ना। तो मतलब पहले हम जो दोनों की दूरियां ना वो निकाल लेते हैं कि n घंटे में कार फर्स्ट कितनी दूरी करेगी और कार सेकेंड है वो कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले मैं लिखा n घंटे बाद कार फर्स्ट द्वारा तय की गई दूरी, यानी कार फर्स्ट वो दूरी कितनी तय कर लेगी। दूरी का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है चाल गुणा समय। तो इसकी दूरी S1 है, मान लो कितनी आ गई मेरे पास, ये आ गई मेरे पास है, यानी चाल कितनी है इसकी, चाल है इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटे, समय है n, तो इसकी दूरी क्या आ गई है 100 n आ गई है, 100 n किलोमीटर। तो ये तो आपने क्या ले दिया इसका मतलब जो कार फर्स्ट है उसकी n घंटे बाद जो तय दूरी है वो कितने आ गई है 100 n किलोमीटर। अब देखो हम कार सेकंड की बात करते हैं। तो आप देखो कार सेकंड जो है उसकी मतलब प्रारंभ में तो दूरी इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब जो इसकी गति है वो, बाद में उसकी गति वो 2-2 किलोमीटर बढ़ रही है हर बार, यानी पहले क्या रहेगी उसकी गति 8, फिर बाद में 10, फिर 12, फिर 14, ऐसे मतलब उसकी बढ़ती जाएगी गति। तो यहाँ देखो बिल्कुल ये केपी की सीरीज बन रही है आपकी, बन रही है ना। तो ये तो आपका ए का मान हो गया 8, तो डी क्या हो गया आपका 2 हो गया। और हमें देखो क्या करना है, इन सब का जो योग है वो निकालना पड़ेगा, तभी तो वो दूरी आएगी ना आपकी। तो आप लिखोगे यानी द्वितीय कार के लिए, द्वितीय कार की गति से तय दूरी एक एपी बनाती है। ये क्या बनाती है कि एपी बनाती है। इसका मतलब ए का मान तो आ रहा है मेरे पास 8 और डी का कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब देखो जब एपी बनाएगी तो आपको तो वो पूरी दूरी निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि पहले घंटे में दौड़ेगी कितनी 8 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में वो 10 किलोमीटर दौड़ेगी क्यों उसकी स्पीड बढ़ गई ना, फिर आगे दौड़ेगी फिर 12 वो। तो हमें तो ये सारी दूरी का योग निकालना पड़ेगा ना इनका, तो यानी आपको ऐसा निकालना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा यानी इसलिए n घंटे में तय दूरी, यानी आपको ऐसा निकालना है, और जिसका फॉर्मूला होगा आपका n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d हो जाएगा। अब देखो टाइम तो आपका यहाँ पर n घंटे, तो n ही रहेगा यहाँ पर सीधा n/2 आ गया, ब्रैकेट में 2 गुणा ए आपका यहाँ पर क्या हो गया प्रथम पद यानी कितना है 8 है, तो आपने दिया 8 प्लस n का मान तो n है ही, इंटू मारा कितना 2, तो ये मान आपका आ गया n/2, फिर 16 + 2n - 2, और आपका मान आ रहा है n/2 14 + 2n। ये मान लो आपका S2 आ गया है, ये मान लो SN तो भी है। जैसे मान लो आपने इसको S माना है तो इसको आप ऐसा करो S' मान लो, ठीक है ना, S', ये मान लो, ठीक है ना। अब देखिए आपको पता है कि जब सेकंड कार फर्स्ट को क्रॉस करे तब दोनों दूरी बराबर आएगी, यानी आप लिखोगे प्रश्नानुसार क्रॉस करने का मतलब क्या हो गया कि जो S है वो S' के बिल्कुल क्या बराबर आएगा। S का मान तो मेरे पास 100 n और S' का मान है n/2 ब्रैकेट में 14 + 2n। मैंने बता रखा है दोनों तरफ समान संख्या समान से हमेशा कट जाते हैं, गुणा में अगर होते हैं तो देखो दोनों तरफ n गुणा में कट गया आपका। अब ये देखो 2 इसके इधर गुणा में अगर कितना बन गया 200 बन गया, उधर आ रहा है 14 + 2n, 14 का बदल लियो 200 - 14 बराबर आ गया 2n, और 186 बराबर मेरे पास क्या आ रहा है 2n आ रहा है। अब जो आपका n है वो कितना देगा, n आपका देगा 186/2। अब इनको जब आप भाग देंगे तो मान आपका देगा कितना 93 घंटे आएगा, क्यों समय आप घंटे की बात कर रहे हो। तो 93 घंटे के बाद में जो कार सेकंड है वो फर्स्ट को क्या कर लेगी क्रॉस कर लेगी। ये था आपका सवाल नंबर 15। अब देखो आगे हम 16 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं, तो अभी देखिए सवाल नंबर 16। तो देखो स्टूडेंट आगे हम पढ़ रहे हैं सवाल नंबर 16 का। तो देखिए 16 के सवाल में क्या है, आपको विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस px में gx का भाग लगाना है। यानी px तो मेरे पास कितना रहा है x⁴ - में
3x² प्लस 4x प्लस 5 है। इसमें आपको gx का मान लगाना। gx मेरे पास आ रहा है x² प्लस 1 माइनस x, ये आ रहा है। तो देखो आपको भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। तो देखो ऐसा कोई भी सवाल है तो उसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप इनको संतुलित क्रम में लिखना है, यानी बड़ी घात का पद पहले, उस छोटा बाद में, सबसे लास्ट में आएगा चर पद। तो देखो यहाँ पर gx आपका संतुलित फॉर्म में नहीं है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको करना पड़ेगा कि ये तो आएगा मेरे पास पहले सेम, बाद में माइनस x और ये प्लस में 1 लिख दिया ना। अब देखिए भाग लगाना आपको, तो ये तो देखना आपको बाहर और अंदर आएगा x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब देखो भाग लगाने का तरीका देखिए आप, पहले इसका पहला पद लिया, इसका पहला पद लिया और भाग गया आपका कितने बार, x² बार। इसको इससे गुणा कराया तो x की घात 4, इसको देखो माइनस x से गुणा करने पर माइनस x क्यूब आएगा, लेकिन वो किधर आएगा, साइड में आएगा इधर, जो x क्यूब का पद नहीं है ना। और इससे गुणा करने पर आएगा 1x², चिन्ह बदलो, माइनस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो रहा है। अब पहले वो तो आ गया यहाँ पर शुरुआत में, फिर ये माइनस के 4x² हो गए, फिर आ गए 4x प्लस 5। अब पहला पद लिया, इसका पहला पद लिया और भाग गया प्लस में x बार। और अब आपको वापस क्या करना है, इस x को तीनों से गुणा करना है, तो x क्यूब आ रहा है एक बार, तो फिर माइनस का x² आ रहा है और फिर प्लस का x आ रहा है। इनके आगे अब संख्या एक मार से और कुछ नहीं, तो ठीक है ना। तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये कट रहा है अभी। ये 4 प्लस का है, सॉरी माइनस का है, 1 प्लस का, तो क्या बचेगा, माइनस का 3x²। फिर आगे आ रहा है 4 प्लस का 1 माइनस का, तो प्लस का 3x आ गया, फिर प्लस में 5, दोबारा से भाग लगाया तो माइनस में 3 बार भाग गया आपका। गुणा करने पर माइनस 3x² और प्लस में 3x और माइनस में 3, प्लस माइनस और ये प्लस, इन्हें कट कर लो, इन्हें कट कर लो और मेरे पास शेषफल क्या आ गया, इसका 8 आ गया है। अब देखो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जो मेरे पास भागफल है वो तो आ रहा है x² प्लस x माइनस 3, और जो शेषफल है वो मेरे पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो देखिए इसमें आपको विभाजन एल्गोरिथम का आपको सत्यापन भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लिखोगे विभाजन एल्गोरिथम से सत्यापन, और सत्यापन ऐसे करना आपको, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। तो जो भाज्य आपका होगा वो तो कितना था, x की घात 4 माइनस में 3x² प्लस 4x प्लस 5, और भाजक मेरे पास क्या था, जो भाग गया वो था आपका, यानी x² माइनस x प्लस 1, और भागफल आपको कितना प्राप्त हुआ ऊपर, x² प्लस x माइनस 3 प्राप्त हुआ आपको, और साथ ही प्लस में कितना आ रहा है आगे, 8 आ रहा है शेषफल। अब आपको दाएं पक्ष को सरल करके जो अपना उत्तर है वो आपको बिल्कुल बाएं पक्ष के बराबर लेके आना है। तो देखिए हम दाएं पक्ष से उत्तर बाएं पक्ष के बराबर कैसे लेके आएंगे। तो इसमें क्या करना, आपको केवल उसको सरल करना है, ये तो सेम रहेगा आपका। तो इस x² को पहले तीनों से गुणा करते हैं इनसे, तो x की घात 4 फिर x की घात 3 माइनस 3x² गुणा कर दिया ना। अब माइनस x को आप इन तीनों से गुणा कराओगे बारी बारी से, तो माइनस x की घात 3 माइनस x² और प्लस में 3x। अब इस एक को तीनों से गुणा करना है इनसे, तो आएगा x² प्लस x माइनस 3 और ये प्लस में 8। अब x की घात 4, इन दोनों को आप ऐसे कर लो कट, इन दोनों को भी क्या कर लो कट। अब एक तो देखो मेरे पास सारा माइनस का 3x², और ये 3x है, ये प्लस x है, तो कितने हो गए 4x, ये घट के आगे प्लस के 5। तो देखिए दोनों के मान बिल्कुल क्या है आपके समान आ रहे हैं, इसलिए सत्यापित होता है, सत्यापन होता है, ठीक है ना। ये आपको सवाल नंबर 16 में करना था। अब देखिए आगे आप बात कर रहे हैं सवाल नंबर 17 की। तो देखिए सवाल नंबर 17, तो देखो 17 नंबर सवाल में आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ये आपका समांतर श्रेणी का सवाल है, और सवाल आपका कुछ किस तरह से आ रहा है वो देखिए आप।
इसे पूछा कि हाउ मनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, यानी 3 अंकों वाली कितने संख्या 6 से विभाज्य है। तो देखो संख्या किसकी बात कर रहे हो आप, यानी आप एपी बनाएंगे, जो संख्या आएगी आपकी 3 अंकों की, मतलब आपको 100 से 999 बीच संख्या लेनी है, ठीक है। अब 6 से विभाज्य की बात कर रहे हो आप, तो आपको पता है कि 100 के बाद में आपका पहला 102 ही आता है 6 से विभाज्य होने के लिए, फिर 6 जोड़ दो आप इसमें 108 आ जाएगा, फिर 6 वापस जोड़ दो तो 114। अब अंतिम अंक किसका कौन सा आएगा, इसमें जाता नहीं 6 का भाग पूरा पूरा, और जाए तो आप इसमें तो ट्राई करो, लेकिन नहीं जाएगा इसमें, फिर 998 ट्राई करोगे आप इसकी, फिर 997 ट्राई करोगे, तो आपका जो भाग इसमें अंतिम पद क्या आएगा आपका 996 आ जाएगा। क्यों 996 क्या है, उसमें आपका 6 का भाग पूरा पूरा जाने वाला है। तो देखो जो आपकी अभिष्ट एपी है वो क्या बनेगी, ये बनेगी अभिष्ट एपी 102, 108, 114 और यहाँ पर 996। तो ये तो पहले आपने क्या बना दी, एक अभिष्ट एपी बना ली है। अब एपी मेरे पास ए का मान तो आ रहा है 102, डी का मान 6 आ रहा है, अंतिम पद आपका आ रहा है 996 और एन आपको इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए आप इसमें क्या करेंगे, अभी एन का रूल लगाएंगे, जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 996 बराबर आ गया 102 प्लस एन ज्ञात करना है और डी का मान क्या आ रहा है 6 आ रहा है, इसको आप बदलिएंगे। तो 996 माइनस 102 बराबर आ गया एन माइनस 1 गुणा 6, इनको देखो दोनों को भी घटा दो आप, तो मान आएगा आपका 4, फिर 9 आ रहा है, उसके बाद में आ रहा है 8, उधर है एन माइनस 1 गुणा 6। अब 6 को आप इसके भाग में लियाओगे, 894 भाग 6 बराबर आ रहा है एन माइनस 1। अब इसमें आप 6 का भाग लगा दो, तो जैसे आप 6 का भाग देंगे तो 6 आपका भाग गया, 6 कम 6 बार बचा 2, फिर 9, फिर 6 चौके 24 बचा 5, फिर 9, फिर 6 9 का 54, उधर आ रहा है एन माइनस 1। तो मेरे पास अभी इस एक को आप बदलियो, तो 149 प्लस 1 बराबर आ गया एन का मान क्या आ गया 150। तो वे संख्या आपकी कितनी होगी है, 150 संख्या होगी है, जो क्या है 6 से विभाज्य है। इसी श्रृंखला में आप आगे देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अगर हम 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसको देखो आप। 18 नंबर देखो प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि एक मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु है। मतलब ये मीनार है मान लो कोई भी, इसके आधार से आपको ये तो 4 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु लेना है, एक आपको इससे 9 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु लेना है। ये 2 बिंदु है, इनके जो उन्नयन कोण है वो मीनार के साथ क्या है, पूरक कोण है, ठीक है ना, कंप्लीमेंट्री एंगल है ये। अगर ये अल्फा है तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। थीटा मानो तो थीटा हो जाएगा, फिर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। कैसे मान लो आप इसको, ये पॉइंट मेरे पास आ रहा है ए, ये बी, ये सी और ये डी, और मान लो मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। अब आपको सिद्ध करना है कि h का मान कितना आएगा 6 मीटर आएगा, यानी आपको यहाँ पर सिद्ध करना है क्या, h बराबर कितना आएगा 6 मीटर। अब देखो इसकी उपपत्ति है, इसका हल देखिए आप। हम देखो दोनों त्रिभुजों की बारी बारी से बात करेंगे। तो पहले देखा आपने त्रिभुज ए बी सी में, इसमें लंब का मान था मेरे पास h मीटर जो आपने माना है, और आधार का मान मेरे पास कितना रहा है 4 मीटर, थीटा का मान मेरे पास क्या रहा है अल्फा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आपने सूत्र लगाया tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी पी अपॉन बी होता है। तो tan अल्फा बराबर मेरे पास क्या देगा, यानी h बटा 4 आ गया। अब क्यों नहीं तो आपको अल्फा का मान बताना है, h का बताना है 4 का, ठीक है ना। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो यहाँ पर। फिर आप लिखिए त्रिभुज ए बी डी में, देखो ए बी डी की बात करोगे तो उसमें P का मान तो आ रहा है h मीटर और B का आ रहा है 9 मीटर। तो मेरे पास लंब तो आ रहा है h मीटर और इसका आधार यानी बेस कितना आ रहा है इसका 9 मीटर आ रहा है। थीटा मेरे पास कितना है 90 माइनस से अल्फा। तो फॉर्मूला tan का काम आएगा लंब बटा आधार, और tan 90 माइनस अल्फा किसके बराबर आ गया है, यानी h बटा 9 के बराबर। इसको आप कोट अल्फा मान लेंगे बराबर h बटा 9, और ये मेरे पास क्या है समीकरण नंबर 2। अब देखो उत्तर में आपको केवल h की फॉर्मूला अपना उत्तर लेके आना है, यानी अल्फा को आपको हटाना। तो आप जानते हैं कि जो tan अल्फा और कोट अल्फा होते हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं,
रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं, यानी ये आपस में व्युत्क्रम फलन होते हैं। जब आप इन दोनों गुणा कर दोगे तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो मैंने क्या लिखा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुणा करने पर, तो जैसे गुणा कराओगे तो इसके गुणा में आ रहा है कोट अल्फा, उधर है h/4 इंटू में h/9। अब देखो इन दोनों को काटने के लिए आप क्या करें, आप 10 को ले देंगे, आप 1 कोट अल्फा लीजिएगा आपको, ये सेम आ रहा है। उधर आ रहा है h²/36, इन्हें काट लो, 1 बराबर आ गया h²/36, इनको उधर गुणा कराओ तो h² का मान तो आ गया मेरे पास 36 और h का मान क्या आएगा √36। उत्तर आपको केवल प्लस मानना है, क्यों, चाहे कभी आपके माइनस में नहीं होती है, और इसमें क्या करना आपको सिद्ध करना था। ये था हमारा सवाल नंबर 18। अब देखिए आगे सवाल नंबर 19 के में आपको क्या करना था। तो देखिए अब आगे हम नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं। जो हमारा प्रश्न रहेगा यहाँ पर कि प्रश्न संख्या जो 19 है वो देखिए आप, 20 तक हमने कर लिया, 18 तक हमने कर लिया अभी। अब आप देखो प्रश्न संख्या 19। तो देखो 19 में क्या लिखा हुआ है, 19 में लिखा हुआ है कि आपके पास ए के आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यानी आपके पास क्या है, ए के आधार है, उस पर देखो दो त्रिभुज बने हुए हैं। यानी आप 19 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हो जिसमें मान लो आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन आ रही है। ऐसे मान लो कोई दो त्रिभुज बने हुए हैं, कैसे मान लो, ठीक है उनको आप, ये ए के आधार BC है, इस पर आपको दो त्रिभुज बनाने, कौन कौन से, एक तो बनाना आपको ABC और एक बनाना आपको DBC। ये ABC हो गया और DBC। तो देखिए ए के आधार BC पर आपने दो त्रिभुज ABC और DBC बना दिए हैं। अब तो दिया गया तो पहले आपको क्या लिखना है इसमें, देखो इसमें दिया गया कोई विशेष बात नहीं है, बस केवल इतना लिखना है, यानी एक ही आधार, ए के आधार BC पर दो त्रिभुज ABC तथा DBC बने हैं। और अब इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें आपको सिद्ध करना है कि जो एरिया ऑफ ABC है ना अपॉन एरिया ऑफ DBC वो बराबर आएगा AO/BO के, सॉरी DO के, ठीक है ना, AO/DO क्या आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। देखो इसमें क्या लिखा है कि AD और BC O पर प्रसिद्ध कर रहे हैं। AD और BC है ना, ये दोनों ये कहाँ काट रहे हैं, O पर काट रहे हैं साथ में, ठीक है ना, ये O पर काट रहे हैं दोनों। अब देखो इसमें आपको रचना करनी पड़ेगी। देखो इसमें आपको रचना कैसे करनी है। अब देखो एरिया निकालना है तो एरिया वाली प्रमेय करनी पड़ेगी आपको, और एरिया वाली प्रमेय के लिए क्या होना चाहिए, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होने चाहिए, समरूप होने चाहिए। अब देखो दोनों समरूप तो आप इनको दिखा नहीं सकते, क्यों, आपके पास कोई तीन रीजन नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करें, इनका एरिया निकालने के लिए आपको 1/2 गुणा आधार गुणनफल वाला वो फॉर्मूला आपको इसमें लेके चलना पड़ेगा। तो देखिए उस फॉर्मूले के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे मान लो हम इस ABC का एरिया निकालते हैं तो आप इसकी ऊंचाई लेंगे आप यहाँ पर, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप इस पर लंब डाल देंगे, ठीक है ना। भी एक बार आपको क्या करना है, इस A से BC पर आपको एक परपेंडिकुलर खींचना है। जैसे मान लो ये हो गया मेरे पास AM। इसी तरह आप D से भी क्या करेंगे, इस BC पर आप एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, यानी लंब खींचेंगे आप। जो मान लो मेरे पास क्या हो गया DN, यानी AM और DN आपने क्या कर दिए हैं, दो इन पे लंब डाल दिए हैं। तो आपको रचना में लिखना पड़ेगा AM लंब BC तथा DN लंब BC खींचे। तो ये आपने दोनों पर पहले क्या कर दिए हैं, जो लंब डालने का काम है वो आपने यहाँ पर दोनों पर कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए तो हम इसकी उपपत्ति उसकी देखो बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप इसकी उपपत्ति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का जो एरिया पहले वो निकालना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पर एरिया ऑफ ABC बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब जो एरिया ऑफ ABC है वो मेरे पास आएगा 1/2, आधार का मान तो क्या BC है ना, और ऊंचाई का मान क्या हो गया, इसका AM हो गया। ये समीकरण 1 है। इसी तरह आपने क्या निकाला, एरिया ऑफ जो DBC है वो भी आपका आएगा 1/2 गुणा आधार, आधार का मान तो यहाँ पर BC,
और इसकी ऊंचाई क्या आ रही है, डी एन आ रही है। इसको आपने मान ली समीकरण नंबर 2। अब देखो दोनों को भाग मिलाना है ना, तो आप भी क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर जैसे आप भाग देंगे तो ऊपर तो आएगा मेरे पास एरिया ऑफ ए बी सी, अपॉन में आएगा एरिया ऑफ डी बी सी। अब देखो ए बी सी के साथ जो मान है वो तो मेरे पास आएगा 1/2 बी सी गुणा ए एम, और बटे में क्या रहा है 1/2 गुणा बी सी गुणा डी एन आ रहा है। ये दोनों काट सकते हो आप, ये दोनों काट सकते हो। और अभी आ रहा है मेरे पास एरिया ऑफ जो ए बी सी है बटे में एरिया ऑफ डी बी सी है, वो बराबर क्या रहा है ए एम अपॉन डी एन के बराबर। लेकिन उत्तर में तो आपको ए बटा डी ओ लेके आना है ना, और हम क्या लेके आ गए ए एम बटा डी एन। तो अब देखो ए ओ और डी ओ हम कैसे लाएंगे, इसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, एक बार आप इसको समीकरण नंबर 3 मान के यहाँ छोड़ दो, ठीक है ना। अब देखो उत्तर में आपको ए ओ डी ओ और ए एम डी एन लेके आना। तो देखो ए ओ डी ओ और ए एम डी एन किस त्रिभुज में काम आती हैं, यानी एक तो आपका ये त्रिभुज लेना पड़ेगा आपको, ये वाला, और देखो दूसरा त्रिभुज जो है ना, मैं किसकी बात करूँगा, मैं इस त्रिभुज की बात करूँगा। यानी पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों त्रिभुजों को आपस में ट्रेंगल को मैं सिमिलर दिखाऊंगा। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो उसके बाद आप इसमें रिजल्ट आराम से निकाल सकते हो। तो आपको लिखना पड़ेगा ट्रेंगल यानी त्रिभुज ए एम ओ तथा डी एन ओ में, मैं ए एम ओ और डी एन ओ दोनों को क्या दिखा रहा हूँ, इनको सिमिलर यानी इनको समरूप दिखा रहा हूँ मैं। तो पहला कारण तो मेरे पास आया कौन, जो ए एम ओ है बराबर आ रहा है किसके, कौन है डी एन ओ के, और दोनों क्या आ रहे हैं प्रत्येक 90 डिग्री क्या आ रहे हैं। और दूसरा जो आपका देखो ये वाला कोण होगा यहाँ पर, कौन सा, मैं इस कोण की बात कर रहा हूँ, एक तो ये कोण हो गया आपका, ये कोण, ये दोनों बिल्कुल क्या आ रहे हैं शीर्ष अभिमुख कोण आ रहे हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा जो कोण आपका कौन सा ए ओ एम किसके बराबर है, कोण डी ओ एन के बराबर। ए ओ एम कोण है वो डी ओ एन के क्या है बराबर है, और दोनों क्यों बराबर है, ये दोनों शीर्ष अभिमुख कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये आपने इसका अगला रीजन लिख दिया है। अब जब एंगल से अगर 2 रीजन दिखा देते हो, इसका मतलब तो त्रिभुज आपका यहाँ पर ए जो ए एम ओ है वो किसके सिमिलर आ गया है, वो आ गया आपका डी एन ओ के सिमिलर, डी एन ओ के समरूप किस नियम से, ए समरूपता नियम से। तो देखो जब दोनों आपस में सिमिलर हो गए हैं, इस बात का मतलब ये हुआ कि इनकी संगत भुजाएं भी क्या आएगी, समान अनुपात में आएगी। अब भुजा लेनी कौन सी आपको, जैसे आपने इसकी भुजा ए एम काम में ली तो उसकी क्या आएगी डी एन काम में आएगी। फिर जब आपने इसकी ए ओ काम में ली तो उसकी क्या आएगी डी ओ काम में आएगी। ये बात आपने समरूपता से लिख दी है, और इसको मैंने बार समीकरण नंबर 4 मान लिया है। अब देखो समीकरण 4 का मान आपको समीकरण 3 में रखना है, जहाँ पर ए एम बटा डी एन है वहाँ पर आपको ए एम डी एन का क्या रखना है, मान रखना है। तो आपको लिखना है समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो ऐसे देखो मेरे पास इधर तो आ रहा है जो एरिया ऑफ ए बी सी है अपॉन में एरिया ऑफ डी बी सी आ रहा है, और देखो यहाँ पर अब इस मान की जगह आपका मान क्या देगा, ये मान आ जाएगा आपका, यानी ए ओ बटा डी ओ, और आपको इसमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर कौन सा 19 का। अब इसी श्रृंखला में आप देखिए आगे सवाल नंबर 20। तो देखो 20 नंबर सवाल में आपसे क्या पूछा है। अब देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है 20 का, उसमें पूछा है सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों जो लंब समद्विभाजक है वो क्या होते हैं, संगामी होते हैं। ये आपको अभी इसमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए इसको आप कैसे दिखाओगे, सबसे पहले मान लो मेरे पास ये कोई त्रिभुज ए बी सी है। अब देखिए यहाँ पर संगामी दिखाना क्या थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो हम क्या करेंगे, 2 को तो मान लेंगे लंब समद्विभाजक, और तीसरा हम क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये मान लो कोई आपके पास क्या रहा है इस तरह से, ये इस भुजा क्या रहा है लंब समद्विभाजक आ रहा, मान लो ये इधर मान लो ये क्या है, ये भी इस भुजा का क्या है लंब समद्विभाजक है।
और मान लो कि फिलहाल ये इसका लंब संधिभाजक नहीं है, ठीक है ना, इसको हमें सिद्ध करना है। तो डी ई और एफ हमने क्या मान लिया है, दो मतलब आपको ओ ई और ओ एफ तो क्या दिए गए हैं, दो लंब संधिभाजक पहले से दिए गए हैं, और जो ओ डी है वो आपका फिलहाल क्या है, लंब संधिभाजक नहीं है, उसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें पहले आप यहाँ पर दिया गया की बात कर लेंगे, आप दिया गया है तो उसमें आपको क्या लिखना है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ओ एफ तथा ओ ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी के लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, ये आपको दिया गया। और अब इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, हालांकि हमें तो इसमें संगामी दिखाना था, तो हमने दो को माना, तीसरा में सिद्ध करना है कि ओ डी क्या है, ओ डी बी सी का लंब समद्विभाजक है, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इन सभी को ना इस सेंटर ओ से मिला देंगे, इन सारे शीर्षों को आप, यानी जितने भी शीर्ष हैं इन सभी को आप क्या करोगे, सेंटर ओ से इनको मिला दोगे। तो मिला दिया आपने, ए को भी ओ से मिला दिया, बी को, सी को, सभी को आपने क्या कर दिया है, ओ से मिला दिया है। अब देखिए, अब जो इसकी रचना है उस रचना में आप ये लिख दो, यहाँ पर आपने लिख दिया ए बी तथा सी को ओ से मिलाया। अब देखिए इसकी उत्पत्ति, आप देखो, अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता है, तो देखो अब ये आपने रचना कर ली है। अब देखिए सवाल में देखो इन सबकी बारी बारी से बात करते हैं। तो आपको देखो यहाँ पर पता है कि जो बिंदु आपका ये ओ है ना, ये क्या है, इस ओ एफ का लंब संधिभाजक है, यानी आपको लिखना पहले, चूंकि ओ एफ ए बी का लंब समद्विभाजक है, ये आपको दिया है। तो देखिए इसको आपको करना कैसे, उसका तरीका देखिए, यानी जो ओ एफ हो गया है ए बी का लंब संधिभाजक है, ये आपको दिया है प्रश्न पहले से, यानी दिया है। अब देखिए आपने प्रमेय 10.1 में क्या पढ़ा है, अगर मान लो कोई बिंदु दो बिंदुओं से समदूरस्थ हो तो उसका जो बिंदु पद होता है वो क्या होता है, उस रेखाखंड का लंब संधिभाजक होता है। फिर आपने उल्टा पढ़ा उस प्रमेय का, यदि कोई रेखाखंड है, किसी रेखाखंड का अगर मान लो वो लंब संधिभाजक है तो वह बिंदु क्या होता है, उन दोनों से बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका ओ एफ है वो इसका क्या लंब संधिभाजक है, तो इसका मतलब ओ क्या आएगा, इन दोनों से समदूरस्थ आएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए ओ बिंदु ए तथा बी से समदूरस्थ होगा, क्योंकि ये इसका लंब संधिभाजक आ रहा हुआ है, इसका मतलब बिंदु ओ क्या आ गया है, ए और बी से समदूरस्थ आ गया है, यानी इक्विडिस्टेंट पे आ गया है। और जब ये इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है तो आप क्या मान लेंगे, इसलिए आपने लिख दिया ए ओ किसके मान के बराबर आ गया, बी ओ के बराबर। ये मान लो मेरे पास सारी समीकरण नंबर 1। अब देखो हम नेक्स्ट की बात करते हैं, दूसरा। अब जो ओ है वो तो क्या ए सी का लंब संधिभाजक आ रहा है, यानी आप लिखोगे चूंकि ओ ए सी का लंब समद्विभाजक है। तो ये भी आपको दिया पहले से प्रश्न में दिया है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, जब ये इसका लंब संधिभाजक है तो ये जो ओ पॉइंट आपका फिर से क्या आएगा, ए और सी से समदूरस्थ आएगा, इसलिए ओ ए तथा सी से समदूरस्थ होगा, समदूरस्थ होगा। समदूरस्थ होने का मतलब ये हुआ कि ए ओ का मान किसके बराबर आ गया, ओ सी के बराबर। इसको आपने एक बार समीकरण नंबर 2 मान लिया और उसको आपने समीकरण नंबर 1 मान लिया। देखो
अब यहाँ पर भी ए ओ बराबर ओ सी और यहाँ पर भी क्या है, ए ओ बराबर पी ओ है, तो दोनों का बाएं पक्ष समान है ना, तो यहाँ पर दोनों का दाएं पक्ष क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो आप लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो यहाँ पर जो आपका बी ओ है वो बिल्कुल किसके बराबर आ गया, ओ सी के बराबर आ गया है। अब देखिए आपको पता है कि बी ओ का मान ओ सी के आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट ओ है वो बी और सी से क्या समदुरुस्त है, यानी इस बात का मतलब ये हुआ, इसलिए ओ बी तथा इस बात से लिख दो आप, चूंकि ओ क्या है, बी तथा सी से समदुरुस्त है, यानी इक्विडिस्टेंट है। जब आपका पॉइंट ओ बी और सी से क्या है, इक्विडिस्टेंट है, इस बात का मतलब जो ओडी होगा वो क्या होगा, बीसी का लंब संधिभाजक होगा, यानी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इसका मतलब ओ डी बीसी का लंब समद्विभाजक होगा, लंब समद्विभाजक होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ओडी है वो बीसी का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इस क्वेश्चन में आपको यही सिद्ध करना था। ये था हमारा सवाल नंबर कौन सा, 20 का। अब देखिए आगे आप सवाल नंबर 21, यानी 30 हो गई। अब देखो 21 नंबर सवाल में आपको क्या दिया गया है। तो प्रश्न संख्या जो 21 का है वो देखिए, उसमें आपको एक डायग्राम पहले से बना के दिया गया है और आपको उस डायग्राम क्या करना है, हल करना है। तो देखो डायग्राम में क्या दिया गया आपको, उसको देखिए आप। यानी उसमें आपको दिया गया है 21 नंबर में, यानी इसमें एक डायग्राम इस तरह से बना हुआ है। मान लो हमारे पास क्या कोई सर्किल आ रहा है, इस तरह से बना हुई है, और इस सर्किल में क्या दिया गया आपको, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना आपको ए बी सी डी। या मान लो सेंटर आ रहा है, इनको मिला दो पहले एक बार आप, यहाँ पर ही पॉइंट लो, उसको वेब से मिला दो। तो जो मेरे पास यहाँ पर तो आ रहा बिंदु ए बी सी और ए डी। तो ए बी सी डी क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी एक चक्रीय चतुर्भुज आ रहा है। तो देखो अब इसमें पहले आपको दिया गया की बात कर लेनी है यहाँ पर, हालांकि इसमें तो आपको हल ही निकालना है ना, तो कोई भी दिया गया वगैरह लिखने का आपको विशेष आवश्यकता नहीं है। यानी जो आपको कोण ए ओ सी है यहाँ पर वो दे रखा है 136 डिग्री का, और आपको जो कोण बी है ना वो प्राप्त करना है कि कितने का आएगा। तो देखिए अब आपका जो कोण है वो कैसे प्राप्त होगा आपको, ए बी सी कोण, वो देखिए हम उसको प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना ये कि जब आपको ये कोण पता है तो आप उस डी कोण का आसानी से पता लगा सकते हो। तो मैंने क्या मान लिया, ए बी सी मेरे पास क्या एक चाप है, यानी ए बी सी एक चाप है। और आपने पर में पढ़ी कि जो चाप होता है वो केंद्र पर जितना कोण बनाएगा शेष भाग का डबल बनाएगा वो। इसका मतलब जो कोण आपका ए ओ सी होगा वो डबल आएगा किसका, कोण ए डी सी का डबल आएगा। इसका मान आपको 36 डिग्री पता है पहले से, यहाँ पर दो कोण ए डी सी आ रहा है सेम। अब देखो इस दो को आप इसके भाग में लियो, 136/2 बराबर आ गया मेरे पास कोण ए डी सी। दो का भाग लगा दिया आपने, तो 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, ये मेरे पास आ गया कोण ए डी सी। अब कोण ए डी सी तो आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन आपको तो कोण बी निकालना था ना। अब देखिए फिर से आपको पता है कि ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो आप लिखोगे चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब ए बी सी डी जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके ऑपोजिट एंगल्स का आइड कितना होता है, 180 होता है। इसका मतलब जो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। अब देखो ए बी सी का तो आपको यहाँ पर वैल्यू पता नहीं है बिल्कुल भी, तो ये तो रखना आपको सेम। और जो ए डी सी है उसका मान आपको पता है कितना आ रहा है, 68 डिग्री आ रहा है, और उधर मेरे पास क्या आ रहा है 180। अब आप 68 को उधर भेज देंगे तो जो कोण आपका ए बी सी है वो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 68 डिग्री, और जो कोण ए बी सी है वो मेरे पास कितना आ गया, 112 डिग्री आपको इसमें प्राप्त है। देख लो इसके द्वारा से शायद 112 बचेगा ये, तो 112 डिग्री आपको इसमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया है। तो ये हमने पढ़ा था अभी कौन सा सवाल है, सवाल नंबर जो 21 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखो आगे आप सवाल नंबर 22।
तो देखो 22 के में आपको क्या करना था। देखो जो 22 नंबर प्रश्न है वो देखो आपका कुछ इस तरह से आ रहा है। वो रचना वाला प्रश्न आपको इसको प्रकार पेंसिल से बिल्कुल आपको अपनी जो कंस्ट्रक्शन है वो उसमें आपको करनी है। और कैसे करने देखिए आप एक बार। यानी 22 नंबर प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित बिंदु से आपको स्पर्शरेखाओं की रचना करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बना लेना है, ये जिसका आपने सेंटर मान लिया हो। अब आपको क्या करना है, इससे 10 सेंटीमीटर अवे आपको पॉइंट लेना है स्केल के सहायता से, बिल्कुल ऐसे। ये मान लो मेरे पास क्या आ गया, पॉइंट पी आ गया है। तो इससे कितने सेंटीमीटर अवे है, इससे बिल्कुल ये आपका 10 सेंटीमीटर अवे पॉइंट है। अब देखो जब ये इससे 10 सेंटीमीटर अवे है तो आपको क्या करना है, अब पहले इस पीओ को आपको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। यानी ये जो आपने डिस्टेंस लिए वो आपने कितने लिए, 10 सेंटीमीटर ली है। अब देखो जब आप इस पीओ को बाइसेक्ट करोगे तो देखिए इसको बाइसेक्ट कैसे करना है, आपको कंपास यहाँ टिकाना है पी पर, हाफ से मोर खोलना है, ऊपर आर्क लगाओगे, नीचे लगाओगे, उतना ही वैसे ऊपर और नीचे। तो मान लो आपके आर्क कैसे काट रहे हैं दोनों ये। और जब आप देखो इनको मिलाओगे तो मान लो आपने क्या कर दिया, इसको इस तरह से मिला करके इसको ये इस तरह से आपने क्या कर लिया, इसको बाइसेक्ट कर लिया है। ये आपने क्या कर लिया, पहले जो पीओ था उसको आपने बाइसेक्ट करके यहाँ पर आपने पॉइंट एम प्राप्त कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस एम पॉइंट को मानना है सेंटर, कंपास खोलना है पी तक, और आपको क्या करना है, एक इमेजिनरी सर्किल बनाना है। जैसे मान लो आपने ये इमेजिनरी सर्किल बना दिया। अगर इमेजिनरी नहीं बन रहा है तो आप रियल भी बना सकते हो, ठीक है ना। वैसे आपको प्रयास करना है कि आपको एक इमेजिनरी सर्किल वही बनाना है। तो ये आपने क्या कर दिया है, इस तरह से एक इमेजिनरी सर्किल आपने बना दिया है। यहाँ पर पॉइंट एम था ये आपका। अब देखो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट काट रहे हैं ना, ये एक तरफ यहाँ तो आप मान लो पॉइंट इसको ए, यहाँ पर आप इसको पॉइंट को मान लो बी। अब इस ए और बी दोनों क्या करना, आपको पी से ज्वाइन कर देना है। इसी तरह बी को क्या करेंगे, इस पी से ज्वाइन कर दोगे। तो ये आपने क्या कर लिया, इसकी जो टेंजेंट है वो आपने इस तरह से प्राप्त कर लिए है। तो ये अभी आपने क्या सीखी है, कंस्ट्रक्शन सीखी है जो आपको इस तरह से कंप्लीट करनी थी। स्टेप आप जानते हैं इसकी कैसे लिखनी होती है, आपको वो सारा पता है, तो वो आपकी लिखी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे सवाल नंबर 23 की। देखो जो 23 नंबर प्रश्न है उसमें आपको क्या दिया गया है उसको देखिए आप। 23 नंबर में है 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। मतलब आपके पास क्या है, कोई ये सर्किल आ रहा है, नहीं को आपके पास वृत्त आ रही है, और इसके मान लो ये भी क्या कोई जीवा, इसकी ये सेंटर पर क्या बना रही है, एक 90 डिग्री का कोण बना रही है ये, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। और आपको यहाँ पर प्राप्त क्या करना है, एक तो पहले आपको इसमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। ये हो गया लघु वृत्तखंड। एक तो आपको इसका जो एरिया है वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा। दूसरा साथ में आपको संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का भी निकालना है। तो देखो जो दीर्घ त्रिज्या खंड होगा ना वो कौन सा बनेगा, जो त्रिभुजाकार आपका ये कंप्लीट वाला, इसका आपको निकालना होगा। ये दीर्घ त्रिज्या खंड आपका, देखो यहाँ पर आपको दीर्घ वृत्तखंड नहीं पूछ के आपको दीर्घ त्रिज्या खंड पूछा है। तो हमें एक बार तो क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का, और एक बार निकालना आपको दीर्घ त्रिज्या खंड का। तो ये दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया आपका। तो देखिए हम इन दोनों की बारी बारी से भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास आर का मान तो आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर, थीटा का मान 90 डिग्री आ रहा है, और आपको लिखना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी आप किसकी बात कर रहे हो, आप माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हो आप, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। यहाँ थीटा का मान तो आ गया 90 बटा 360 22/7, और त्रिज्या का मान मेरे पास कितना है
3.5 गुणा 3.5 माइनस यहाँ पर भी 1/2 गुणा 3.5 गुणा 3.5 इंटू हमारा साइन 90 डिग्री। अब इसको सरल करके आपको जो अपना उत्तर वो निकालना है। तो देखो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो रहा है, 9 से कट रहा है 4 बार, फिर 2 से काटा इसको 2 बार, इसको 11 बार, फिर 7 से काटा इसको, यानी 0.5 बार काट दिया आपने। अब और कुछ कट रहा नहीं है, तो यहाँ तो मेरे पास आ गया कितना, 11 गुणा 0.5 गुणा 3.5 बटे मारा है 2, और उसमें क्या रहा है मेरे पास, उसमें आ रहा है 3.5 गुणा 3.5, उसका मान तो एक ही होता है, और बटे मारा है 2। अब देखो जब इसको आप आगे और सरल करते हो तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरे पास 11 तो रहेगा सेम, एक बार यहाँ पर भी इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो 5 5 25 और हासिल 2, 5 3 15, 2 कितने हो गए, 17 हो गए, और पॉइंट लगाना आपको यहाँ पर, बटे मारा है 2 माइनस, फिर अब 3.5 को 3.5 से गुणा करना आपको, और बटे मेरे पास क्या रहा है, 2 आ रहा है। देखो जब आप इसको आगे सरल करते हो तो आपके पास उत्तर इसका ही आ जाएगा। तो देखिए जैसे आप इसको आगे सरल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मान इसका, यानी 19.25 बटे 2 माइनस का 12.25 बटे 2, और बटे में जब आप 2 लघुत्तम लेंगे तो मान आपका आ जाएगा 19.25 माइनस 12.25, और ये आपका मान आ जाएगा 7 बटे 2, और 7 बटे 2 आने का मतलब 3.5 सेमी स्क्वायर। तो ये तो अभी आपने क्या प्राप्त कर लिया है, इसका एरिया निकाला आपने, किसका, इसका, यानी लघु वृत्तखंड का। लेकिन साथ में आपको इसमें क्या पूछा है, दीर्घ त्रिज्या खंड का पूछा है, वृत्तखंड का नहीं पूछा है। अगर आपसे दीर्घ वृत्तखंड का पूछते ना तब तो पूरे वर्त में से आप ये घटा देते, लेकिन आपसे क्या पूछा है, दीर्घ त्रिज्या खंड का पूछा है। तो आपको लिखना पड़ेगा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा आपने। अब यहाँ देखो थीटा का मान आपका 90 काम नहीं आएगा, थीटा इसका इधर वाला ये काम आएगा जो 270 डिग्री हो गया, तो पूरा 360 होता है ना, तो यहाँ 270 बटा 360 गुणा 22 बटे 7, 3.5 गुणा 3.5। अब इसको पूरे को सरल करना आपको, 0 कट रहा है अभी, 9 से काटा 3 बार, 9 से 4 बार, 2 से काटा 2 बार, इसको 11 बार, 7 से काटा 0.5 बार। अब मेरे पास मान आ गया 11 3 33 गुणा 0.5 गुणा 3.5 बटे में क्या रहा, 2 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इन सबको गुणा करा के इसको कैलकुलेट कर लेना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो जब आप इसको आगे सरल करोगे तो आपके पास जो कैलकुलेशन करने पर इसका मान है वो 28.87 सेमी स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। बाकी आप इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेना। ये था हमारा सवाल नंबर 23। अब देखिए आप 24 नंबर सवाल में आपको क्या दिया गया था, तो हम बात करें सवाल नंबर 24 के बारे में। देखो 24 नंबर जो सवाल आपका है उसमें आ रहा है, देखो प्रश्न संख्या 24 है, उसमें क्या दिया गया आपको, 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्या वाले धातु की 3 गोलों को पिघलाकर आपको एक नया गोला बनाना है, ठीक है ना। तो पहले तो यहाँ पर मेरे पास R1 का मान था 6 सेमी, R2 का 8 सेमी है, और R3 का 10 सेमी। और मान लो आप माना नए गोले की त्रिज्या क्या मान लिया आपने, रेडियस ऑफ न्यू सर्किल, नो रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर क्या मान लिया आपने, वो आपने यहाँ पर मान ली है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें आपको प्रश्नानुसार शर्त लगानी है। ध्यान रखना जब आप एक वस्तु को पिघला करके नई वस्तु बनाते हैं दोनों का आयतन में से क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, जो नए गोले का आयतन है वो किसके बराबर आएगा, प्रथम गोले का आयतन प्लस द्वितीय गोले का आयतन और प्लस तृतीय गोले का आयतन। इनका आयतन सबका समान हो गया, यानी वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल आएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर। इसका होता है 4/3 पाई R क्यूब होता है। उन सबका कर दो आप 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब। अब देखो यहाँ तो रखना आपको 4/3
और इधर देखो मैंने क्या कर लिया, 4/3 मतलब कॉमन लिया बाहर मैंने, तो आ गया R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब। दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीपल में आप ये कर जाते हैं यहाँ पर, और R क्यूब मेरे पास आ रहा है R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। अब यहाँ पर जो R1 है उसका मान लेना आपको 6 का क्यूब, फिर आपको करना है 8 का क्यूब, उसके बाद में करना आपको 10 का क्यूब। अब इनका देखो क्यूब कितना होता है, इसका होता है 216 होता है, 216, 512, इसका होता है 1000। देखो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो देखो आपके पास ये 1728 आ जाएगा इनको जोड़ने पर सबको। और अब जब आप इसका घनमूल यानी इसका आप क्यूब रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा। तो क्यूब रूट मेरे पास आ रहा है कितना, 12 है सेंटीमीटर। तो जो नया गोला था उसकी त्रिज्या आपने कितनी प्राप्त कर ली है, 12 है सेंटीमीटर। लेकिन आपको नए गोले क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको प्राप्त करना है। तो अब आप लिखोगे नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्या होता है, उसको आप संपूर्ण मान चौकर मानो, तो ये हो गया आपका 4πr स्क्वायर। तो 4 गुणा 22/7 इंटू 12 गुणा 12, इन सबको आप कैलकुलेट कर लोगे तो 88 गुणा 144/7 आ रही है। अब 144 को आप 88 से गुणा करा दोगे तो 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 3 कितने हो गए 35, 3 8 3 11, फिर 2 5 1 1, 2 7 6 2 1, तो आपका मान आ जाएगा 12 6 7 2/7 सेमी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है ना, इसको आप बट्टे में छोड़ सकते हो, इसको आप पॉइंट ऑफ व्यू निकाले सकते हो। ये था आपका सवाल नंबर 24। अब देखिए आगे 25 नंबर प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। तो देखो प्रश्न संख्या 25, देखो जो अब आपका आगे प्रश्न आता है 25 का। देखो 25 के में आपको क्या दिया गया था, इसमें देखो 1 से लेकर आप देखो कुछ 12 टिकटें थी, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पर जो संभव संख्या हमारे पास वो क्या होगी, संभव संख्या वो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चाहो तो आपने को दो लिख के दिखा सकते हो ऐसे। तो यहाँ जो मेरे पास टोटल आउटकम्स यानी कुल परिणाम मेरे पास सारे कितने आ रहे हैं, वो 12 आ रहे हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, 2 अंकों की संख्या। तो देखो आप पता है यहाँ पर 2 अंकों की संख्या कौन सी है, जिनमें 2 अंक आते हैं वो होती है, तो ये 3 होगी, यानी 10 11 12। तो अनुकूल परिणाम मेरे पास इसके कितने आ गए, 3 आ गए, यानी फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास 3। अब लिखना आपको 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ 3 है, कुल सारी 12 है, तो 3/12 यानी 1/4। अब जो सेकंड पार्ट है, यानी 2 या 3 का गुणज हो। 2 या 3 के गुणज का मतलब क्या होता है, वो या तो 2 का गुणज होना चाहिए या 3 का, दोनों में से किसी एक का होना चाहिए। पहले आप देखो 2 के गिन लो कौन कौन सी सारी, अब 3 के गुणज गिन लो, 3 6 तो आ गया पहले से, 9 और 12 भी आ गया, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो आप लिख दो पहले, चाहो तो यहाँ पर 2 या 3 के गुणज, जो मेरे पास हो गए 2 3 4 6 8 9 10 12, यानी इनके मेरे पास अनुकूल परिणाम कितने आ गए हैं, 8 आ गए। फेवरेबल जो इसके लिए आउटकम्स है वो आ गए 8। अब आपको लिखना पड़ेगा 2 या 3 का गुण जाने की प्रायिकता। तो पता आपको 8 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 8/12, काटोगे तो क्या जाएगा मान आपका 2/3। अब हम बात करें आगे सवाल नंबर 26 की, जो आपका अगर आपका है। तो ये तो आपने पढ़ा अभी सवाल नंबर 25 तक। अब देखो आगे आप सवाल नंबर 26। तो देखिए 26 के सवालों क्या करना, आपको ग्राफ विधि से क्या करना, इनको हल करना है। ये 2 समीकरण आपको दी गई। तो पहले आप बना लेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी। तो देखो इसे मैंने आपको बता रखा है 0 0 वाला रूल आप लगा लेंगे अगर आपका मान पॉइंट ऑफ नहीं आ रहा तो, ठीक है ना।
फिर आपको तो ये प्रयास करना है कि आपका मान पॉइंटों में आए, फिर भी अगर पॉइंटों में आए तो वो बात नहीं, ठीक है, पॉइंटों में चलेगा आपका। तो देखो मेरे पास पहले समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 11 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर मैं x का मान ऐसा क्या मानूँ ताकि वह संख्या मेरी क्या हो जाए, 2 से पूरी बार यानी उसमें भाग चला जाए, ठीक है ना। तो एक देखो आप यहाँ पर अगर इसको 1 मान लेते हो संख्या को नॉर्मल, अगर आप x को 1 मानते हो 3 बनेगा ये। अब 11 में से 3 गया 8 बच रहा है, 2 से भाग जा रहा है। तो मैंने एक बार x का मान मेरे लिए क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो x बराबर 1 पर तो मेरे पास क्या आएगा, 3 गुणा 1 प्लस 2y माइनस 11 बराबर 0। तो 3 प्लस 2y माइनस 11 बराबर 0, ये घटा दो दोनों आपस में। तो 2y माइनस 8 बराबर 0, 2y बराबर 8 और y का मान आ गया 4। दूसरा, अब देखो अगर आप x का मान 2 मान लेते हो यहाँ पर, तो 2 मानने से आपका मान क्या आएगा, 6 2 भाग जाएगा नहीं आपका। तो 3 मान ही देखो इसमें, ठीक है ना, आप x का मान। तो आपने लिखा x बराबर 3 पर 3 मारने से क्या होगा, देखो 3 गुणा 3 प्लस 2y माइनस 11 बराबर 0 आ रहा है। फिर 9 प्लस 2y माइनस 11 बराबर 0। फिर 2y माइनस 2 बराबर 0, 2y बराबर 2 और y का मान मेरे पास क्या आ गया है, 1 आ गया। तो ये तो बना लिया आपने समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी। और आप यहाँ पर 0 0 वाला रूल भी, अगर आपको ये पता नहीं लगे ना कि क्या आएगा, तो आप वहाँ पर 0 0 मानने वाला रूल भी इसमें लगा सकते हो, ठीक है ना। ग्राफ आपका दोनों से सेम बनेगा, लेकिन जहाँ तक संभव हो उसके वहाँ तक आपको क्या करना है कि अगर आपका मान पॉइंटों में आ रहा है तो आपको प्रयास ये करना है कि आप बिना 0 की को सॉल्व करो, ठीक है ना। अगर मान लो नहीं मिलता है फिर आपको 0 0 अपना लगाना है रूल। अब देखो समीकरण 2 की बात कर रहे हैं, 2 के लिए सारणी। देखो जब आप समीकरण 2 की सारणी बनाओगे तो इसमें यहाँ पर आएगा x y। अब देखो यहाँ पर अगर आप समीकरण देखो 2 आपकी कौन सी है, 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 है। अगर आप x का मान 0 कर दो, y का मान पॉइंट में आएगा 10/3। तो हम यहाँ पर इसको 0 नहीं करेंगे, सोचेंगे इसका मान हम क्या माने, ठीक है ना। तो x का मान आप ऐसा करेंगे, इसमें 1 मान लो एक बार, क्योंकि 1 मानती है 2 2 और 10 कितने हो गए, 12 हो गए, 12 + 3 का भाग। तो पहले मैंने लिखा x बराबर 1 पर, तो 2 गुणा 1 माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। तो माइनस 3y प्लस 12 बराबर 0, माइनस का 12 काट दो और y का मान आ गया 4। अब y का मान देखो 0 आप ले सकते हो आराम से, क्योंकि 0 लेने पर आपका मान पॉइंट में नहीं आ रहा है। तो इसमें 0 का रूल लगा दो आप, यानी y बराबर 0 पर। जैसे आपने 0 किया तो ये पूरा 0 हो गया और बचा 2x प्लस 5 बराबर 0। 2x बराबर आ गया माइनस का 5, x आएगा माइनस का 5/2। सॉरी मैंने क्या लिया 10 से, हाँ यहाँ 10 है, ठीक है ना। तो इधर आपका मान आ गया माइनस में 10 और आपका मान क्या जाएगा माइनस में 5। तो यहाँ पर आपको माइनस का 5 है वो लिखना है। तो ये तो आपने देखो दोनों ही पहले क्या कर लिए, सारणी कंप्लीट कर लिए। मैंने कुछ बच्चों को बोल रखा है कि आप 0 0 का इसमें रूल लगा सकते हो, लेकिन पहले प्रयास ये करना है कि अगर आपका बिना 0 0 के अगर काम चले तो आप चलाना, अगर नहीं चले फिर तो आपको 0 0 रूल अपना लगाना होता है ही, ठीक है ना। अब देखो हम सारणी की बात करेंगे किसकी, इसका जो ग्राफ है देखो उसकी बात करते हैं। तो ग्राफ हो, चलो देखो मैं इसको एक बार इतने को वापस मिटा दूँ यहाँ पर। तो ग्राफ को आप यहीं देख लो, जब आप उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो देखो आपके पास कुछ ऐसी शर्तें आएंगी, x मानना है, x डैश, y मानना है और y डैश। यहाँ बीच में आपको इसको 0 मान लेना है। संख्या देखो आपको लिखनी है 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब देखो पहला बिंदु आपका रहा है 1 4। 1 4 का मतलब x का मान तो 1 और y का मान क्या है 4 है। तो देखो 1 4 आपका बिंदु यहाँ आ जाएगा पहले सीधा। दूसरा बिंदु कहाँ है 3 1, यानी x का मान 3 और y का मान 1। तो x का 3 इधर है और y का 1 इधर है। तो ये दूसरा बिंदु आ गया मेरे पास। फिर इन दोनों को आप ऐसा करो मिला दो, मतलब मिलाना किसी स्केल से मिलाना, आपको स्केल से मिलाते हुए आप इनको आगे तक बढ़ा देंगे। तो लगभग ये 4 से मान लो होकर के गुजरेगी। तो ये तो मेरे पास क्या आ रहा है, जो बिंदु आपका यहाँ तो आया था 1 4 और यहाँ पर आपका क्या आया था 1 3, सॉरी 3 1, ठीक है ना। ये x पहले आएगा 3 1।
लाइन का नाम क्या रहेगा, 3x प्लस 2y माइनस 11 बराबर 0। अब देखो हम सेकंड लाइन की बात कर रहे हैं, जो आपकी एक तो आ रहा है इसका 1 4 बिंदु, वो सेम ही आ गया यहाँ पर ये रहा। फिर है -5 0, तो ये देखो आपका यहाँ पर -5 0, इनको मिलाओ आप ऐसे, इसके एल से मिलाना है और आगे तक बढ़ा दोगे इसको, और ये बिंदु आ गया -5 0। लाइन का नाम रहेगा आपका 2x - 3y प्लस में 10 बराबर 0। तो देखो दोनों कहाँ पर काट रही है, एक तो आपको यहाँ पर पैमाना लिखना बहुत ध्यान रखना, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 है और वाई अक्ष पर भी 1 सेमी बराबर 1 है, ये आपको खुद लिखना है, ठीक है ना। अब देखो रिजल्ट दोनों का, दोनों एक जगह पर काट रही है, तो आप लिखेंगे दोनों रेखाएं बिंदु 1 4 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः ग्राफीय विधि से जो आपका अद्वितीय हल है वो अक्ष बराबर 1 तथा वाई बराबर कितना आ गया 4 प्राप्त होता है। ये तो आपने क्या कर लिया, इसका जो अद्वितीय हल है वो आपने 1 और 4 प्राप्त कर लिया है। अब लेकिन आपको इसमें एक बात और पूछिए कि इन दोनों रेखाओं और अक्ष से, तो देखो दोनों रेखाओं और अक्ष से आपका त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, इसको देखना आपको इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करके इसके आपको शीर्ष के निर्देशांक को लिखने। तो देखो इसके शीर्ष क्या आ गए, इसका एक तो आ गए -5 0, ये मान लो आपका ए शीर्ष है, ये बी है, ये मान लो सी है। सी कौन सा हो गया यहाँ पर वाला, ये आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब जो आपका सी शीर्ष होगा वो देखो कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, जबकि इसको काट रहा नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपका मान एग्जैक्ट 4 पर नहीं कटेगा, ये मान जो आपका है वो एग्जैक्ट कहाँ पर नहीं कटेगा, 4 पर नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये मत काउंटिंग करना कि आप 3 में 1 लिख दोगे, 2 तो पता आपको, यानी जो आपका ए तो क्या हो जाएगा इसमें -5 0 और बी हो गया आपका 1 4। लेकिन तीसरा शीर्ष है ना सी, वो आप ये मत कर देना 3 1, ये आपका यहाँ पर आएगा और यहाँ पर कहाँ पर आएगा, देखो बिल्कुल ये 4 पर नहीं काटने वाला है। ये देखो 4 से थोड़ा पहले काटेगा, कहाँ काटेगा। अब देखो रेखा कौन सी है, ये रेखा आपकी ये है 3 अक्ष पर, मतलब ये रेखा है, और यहाँ आप जानते हैं एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, तो एक बार आप इसको 0 मान लो यहाँ पर पूरे को। तो 3x - 11 बराबर 0, 3x बराबर 11, अक्ष का मान आएगा 11/3, तो इसको आप यहाँ पर लिखोगे 11/3, 0। ये आपका बिंदु आएगा क्या 11/3, 0। तो सी क्या हो जाएगा आपका 11/3, 0। ये तीसरा शीर्ष आएगा, ठीक है ना। ये ऐसे लिखना आपको, ठीक है ना, इसी तरह से। तो ये हमने पढ़ा अभी सवाल नंबर 26। अब देखो आगे 27 नंबर सवाल। देखो जो आपका 27 नंबर सवाल है वो देखो ट्रिग्नोमेट्री से सवाल है, उसमें आपको देखो 2 आइडेंटिटी प्रूव करनी है। पहले तो मेरे पास क्या आ रही है, ये आ रही है रूट में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा बराबर आपको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए इसमें पहले आप इसमें क्या लेंगे, एलएच लेंगे, जो है रूट में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अब इसमें ऐसे प्रश्न क्या करते हैं, आप इसको रेशनलाइज करते हो, यानी आप लिखो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी अंश व हर को किससे गुणा कर रहे हो आप दोनों को, रूट 1 + cos थीटा से गुणा कर रहे हो। तो आपका मान आएगा रूट में क्या 1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा, और गुणा किससे करना आपको 1 + cos थीटा बटा 1 + cos थीटा से आप इसको गुणा करना है। तो यहाँ देखो जो अंश का मान आपका है वो तो 1 + cos का होल स्क्वायर आ रहा है, नीचे a - b a + c का रूल बन रहा है, जो हो गया a² - b²। अब ये तो आ रहा है 1 + cos का होल स्क्वायर आ रहा है, इसका स्क्वायर एक होता है, ये बन जाएगा आपका क्या sin² थीटा। अब इसका रूट लेंगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 + cos अपॉन में आ रहा है sin थीटा। अब साइन का आपको क्या करना है, दोनों में अलग अलग बाल लगा देना है, फिर cos बटा साइन, तो आएगा आपका कोसेक थीटा प्लस ये आएगा कोट थीटा बराबर 38, ठीक है ना। ऐसे आपको उसको प्राप्त करना था। इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट वो देखिए, सेकंड पार्ट में आपको इसमें क्या दिया गया है, जो सेकंड पार्ट था इसका उसमें ये आ रहा है, यानी cos² थीटा बट्टे 1 - tan थीटा प्लस sin³ थीटा बट्टे sin थीटा - cos थीटा, और बराबर आपको सिद्ध करना है 1 + sin थीटा cos थीटा। हालांकि प्रश्न आपका वैसे अथवा में आता है, ठीक है ना, मैंने अथवा में दिया नहीं है आपको, दोनों ही करने आपको, ठीक है ना। तो इसमें लिया आपने ये बाएं पक्ष लिया इसका cos² थीटा बटे 1 - tan थीटा प्लस sin³ थीटा बटे
साइन थीटा माइनस कोस थीटा ही लिया आपने। तो पहले नेम से आप इनको साइन कोस से बदलोगे तो ये तो रहेगा सेम, इसको आप लिख दोगे साइन बटा कोस लिख दोगे, प्लस यहाँ पर साइन क्यूब थीटा आएगा सेम, और ये भी क्या आएगा सेम, क्यू साइन कोस से बदला पहले से, बटे में एक मानना आपको, यहाँ कोस का थीटा, एल से आया कोस थीटा, और यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस ये साइन क्यूब थीटा बटे हमारा साइन थीटा माइनस से कोस थीटा। अब देखो ये अंक आपका ऊपर चला जाएगा वहाँ पर, तो क्या बन गया, कोस क्यूब थीटा बन गया ये, बटे हमारा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और प्लस में साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो देखो नीचे डिनोमिनेटर के आपको दोनों मान अगर सेम करने हैं तो इसको तरफ लो सेम एक बार आप, इसमें से आपने माइनस कॉमन निकाला और वो आपने यहाँ लगा दिया, साइन क्यूब थीटा बटा आ रहा है मेरे पास कोस थीटा माइनस से साइन थीटा, दोनों में सेम नंबर है। तो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका एलसीएम आ रहा है अभी, डिवाइड एक बार हो गया तो ऊपर आ रहा है सेम क्या, कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब इसमें आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का रूल लगा दो, जो होता है ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, बटे वाला मान आ रहा सेम कोस थीटा माइनस से साइन थीटा। तो ऊपर आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का रूल लगा दिया है। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट आपके बिल्कुल मल्टीपल में कट रहे हैं आपस में, ऊपर आ रहा है कोस का थीटा, इसके पास आप ले दो किसको, साइन का थीटा को, और मेरे पास लास्ट में आ गया कोस थीटा साइन थीटा, इसका मान एक हो गया है, एक प्लस कोस थीटा साइन थीटा, ये आंसर में आपको लेके आना था। ठीक है ना, ये तो हो गया आपका सवाल नंबर 27 का। अब देखो आप 28 नंबर प्रश्न। तो देखो 28 में के पहले पार्ट में तो क्या करना आपको, इसको समत्रिभाजित करना है। तो समत्रिभाजित के लिए आपके बीच में दो मान पड़ेंगे पी और क्यू। अब पी का अनुपात बनेगा 1:2, इसका बनेगा 2:1, और हमेशा आपको जब तक लिखा नहीं तो आपको हमेशा अंतर्भाजन लेके चलना है। ठीक है ना, तो आप लिखोगे माना पी क्यू ए बी को समत्रिभाजित करते। ठीक है ना, अब आपको निकालना है पहले पी के निर्देशांक। तो देखिए इसमें क्या करना आपको, ये तो रहेगा आपका x1 y1 और ये x2 y2 रहेगा, फिर आपका इसके लिए m1 का मान तो क्या हो गया ये, और ये हो गया m2 का मान। सूत्र लगाने इसमें क्या आपको m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला काम लेंगे आप इसमें, और y के लिए होगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ से आपके मान रखने हैं, और मान रख के जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसमें x का मान भी क्या आ जाएगा आपका 13/3, और y का मान भी क्या आएगा 13/3। तो जो p का निर्देशांक आपका बनने वाला है वो बनेगा कितना 13/3, 13/3। तो इस तरह से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। ये तो हमने अभी क्या सीखा है, इस सवाल के बारे में सीखा है। देखो ये जो बिंदु आपको प्राप्त होगा ना, ये आपको q का प्राप्त होगा। ठीक है ना, q का, और जो p का प्राप्त होगा ना, p का देखो आपको अलग प्रकार से प्राप्त होगा। p का आपको प्राप्त होगा कितना 23/3, 20/3, ये तो होगा आपको p का प्राप्त, और ये होगा आपको किसका q का प्राप्त। तो ये दोनों बिंदु आपको ऐसे ऐसे प्राप्त होंगे। तो p का मान तो आएगा आपका 23/3, और q का आ जाएगा आपका 23/3 और 20/3, और q का आएगा आपका 13/3 और 13/3। तो ये दोनों के लिए आपको बारी बारी से काम लेना है। p के लिए ये दोनों काम आएंगे और q के लिए आपके ये दोनों, बाकी वो दोनों क्या रहेंगे दोनों के सेम। तो ये आप इसको खुद ही निकाल सकते हो। इसमें देखो बाद में आपको एक सेकेंड पार्ट था। सेकेंड पार्ट में देखो आपको उसमें क्या करना था, सेकेंड पार्ट में आपको उसमें ये करना था, यानी कि आपको एक रेखाखंड दिया गया कोई भी, और देखो रेखाखंड क्या है मेरे पास, इसमें आ रहा है एक तो मेरे पास मतलब बिंदु ए हो गया, एक बिंदु बी हो गया, ये तो आ रहा है 6, 8, ये 2, 4 है। इसका मालूम मध्य बिंदु क्या है m है, और इस मध्य बिंदु की आपको क्या निकालनी है, एक बिंदु आपके पास मालूम यहाँ पर p बिंदु है, 2 - 2 - 2 है, इससे आपको क्या निकालनी है, इसकी जो दूरी है वो आपको प्राप्त करनी है। तो देखो सबसे पहले आप इसमें मध्य बिंदु के नेम से m का निर्देशांक निकालोगे, जो कितना देगा 4 और 6 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 6। अब आपको दूरी निकालनी अपनी, तो रूल लगाओगे आप, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2 - 6 का होल स्क्वायर, तो ये -6 का स्क्वायर हो गया, और ये -8 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो 36 प्लस 64 रूट 100 यानी 10 मात्रक जो आपकी दूरी है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, ये इसका था सेकेंड पार्ट। अब देखिए इसके बारे में जो इसका जो 29 नंबर पार्ट है उसकी बात हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम सवाल नंबर 30 की बात करते हैं कि 30वें सवाल में आपको क्या दिया गया था। देखो 30वां प्रश्न था आपका, उसमें देखो आपको एक बार तो क्या दिया गया था, यानी मध्य का मान दे रखा आपको 1.4 दे रखा है। तो इसमें आपको एच और के का मान निकालना था, एक्स और एफ। एक्स का मान था मेरे पास 0 1 2 3 4, यहाँ 5 आ रहा है। फिर इधर इसका मान आ रहा है कितना 46, बाद में फिर एच, फिर के, फिर 25 10 और ये 5। बाद में आपस में सिग्मा जो एफ है ना उसका मान भी आपको 200 दिया गया पहले से यहाँ पर। तो अब आपको इसमें क्या निकालना है, एच और के का जो मान है वो आपको प्राप्त करना है। तो देखिए इस प्रश्न करने के लिए आप क्या करेंगे, माध्य वाली प्रोसेस में आप एक तो एफ निकालेंगे, पहले इनको गुणा करना है। तो 0 ये एच, ये 2 के, ये 25 75, ये 40 और ये 25। अब आपको इसमें तो क्या पहले सिग्मा एफ निकालना है, कितना आएगा। देखो ये दोनों तो चर के मान है, ये तो आपके डायरेक्ट सेम आगे दोनों। अचर पद को जोड़ लो आप, तो 100 और 140 हो गई। अब देखो इसके लिए आपको दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी। पहले सिग्मा एफ का मान मेरे पास 200 आ रहा है ना, 200 आने का मतलब इन सब का योग है किसका, 46 प्लस एच प्लस के प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 बराबर कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। अब देखो एच के ऊपर रखना आपको सेम, बाकी सबको जोड़ो आप, तो 30 40 और ये 86 हो गए, बराबर 200 आ रहा है। 86 को पहले आप उधर भेज दो, तो 200 माइनस 86 हो गया ये, और एच प्लस के बराबर आ गया मेरे पास कितना 114। इसको तो पहले आपने क्या मान लिया, बार समीकरण नंबर 1 आपने इसको मान लिया है। अब देखो दूसरी जो समीकरण है वो आपको कहाँ से प्राप्त करनी है, इस माध्य वाले फॉर्मूले से प्राप्त करनी है, यानी मीन से। जो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है 1.46, इसका मान है एच प्लस 2k प्लस 140 बटे मारा है 200। हालांकि बता दूं इस प्रश्नावली में से प्रश्न अथवा नहीं आएगा, जो आएगा वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको इसमें अथवा दिया था, इनको वजह गुणा कराओ, तो एच प्लस 2k प्लस 140, इनको आप गुणा करो दोनों को, 0 0 6 12 हासिल 1 8 1 9 और 2 1 2, तो 292.0 हो गया ना, इनका महत्व नहीं है। इसको उधर भेजो आप, तो 292 माइनस क्या आ गया मेरे पास 140। अब इनको घटा दोनों को आप एक बार, तो एक आपका 152, समीकरण नंबर 2। अब देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो घटा दो आप, चाहे समीकरण 1 में 2 घटा दिया, 2 में घटा दे की बात है। मैंने देखो समीकरण 2 में से 1 घटा दी, ठीक है ना, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो एच प्लस 2 के बराबर आ रहा है 152, और आपने घटा दिया, एच प्लस के बराबर आ गया कितना 114, माइनस कर लो इनको सबको भी, ये कट रहा है, और के बराबर मेरे पास क्या आ गया, तो 12 मुँह 4 गया 8, यहाँ 2 3, मतलब 38 बच रहा है पास। के का मान क्या आ गया मेरे पास 38 आ गया। अब आपको एच निकालने के लिए क्या करना है, के का मान समीकरण 1 में रखना है। तो एच प्लस 38 बराबर आ रहा है 114, तो एच का मान आ गया 114 माइनस 38, और एच का मान मेरे पास क्या आ गया है 76 आपको इसमें प्राप्त हो गया है। तो ये था अपने सवाल नंबर 30 था, उसको पढ़ा है। फिर देखो इसके अथवा वाला अगर आपने किया है तो इसमें आपको देखो बहुलक और कल्पित माध्य जिसे माध्य निकालना था, यानी मोड एंड मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड आपको प्राप्त करना था। तो चलो वो देख लो आप एक बार संक्षेप में थोड़ा सा। तो देखो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखो आपके पास एक तो आ रहा है क्लास इंटरवल, यानी वर्ग आ रहा है, एक तरफ आपके पास आ रही है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ जो क्लास इंटरवल आपका है वो कितना है, 0 से 10 आ रहा है, फिर आ रहा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और जो यहाँ पर मान है मेरे पास
वो 6 10 13 7 और ये 4। देखो जब आपको इसका बहुलक निकालना है ना, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 13 है, तो ये बहुलक वर्ग हो गया आपका यहाँ पर। तो आप लिखोगे बहुलक के लिए F1 का मान 13 हो गया, F0 10 हो गया, F2 7, यानी F1 ये F0 ये F2 हो गया। और L मेरे पास इसकी निम्न सीमा आ रही है 20, और H का मान मेरे पास क्या रहा है 10 आ रहा है। अब जब आप इसका बहुलक निकालोगे जो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप सारा मान रख दो, तो 20 प्लस F1 का मान क्या है 13 माइनस फिर ये 10 आ गया F0, 2 गुणा 13 माइनस फिर 10 माइनस 7 गुणा में आ रहा 10। अब इसको सरल करो तो देखो 20 तो रहेगा सेम, एक बार यहाँ पर इनको घटाया तो ऊपर आ रहा है 3 बटे में 26 माइनस ये हो गया 20 और गुणा में आ रहा 10। 20 को सेम रखना है तो 3 बटा 6 गुणा 10। अब आपका मान आएगा 20 प्लस 30 बटा 6, 6 का भाग लगा दो 5 बार, उत्तर आ गया आपका कितना 25। तो जो बहुलक है वो आपको कितना प्राप्त होगा, इसका 25 आपको प्राप्त होगा। फिर देखो कल्पित माध्य दिशा, आपको देखो उसका माध्य भी निकालना था ना, यानी मीन निकालना था आपको। तो देखो मीन कैसे निकालना था, तो देखो मीन के लिए इसमें आपको ये अक्ष निकालना पड़ेगा, फिर आपको डी निकालना पड़ेगा जो हो जाएगा x माइनस ए, और बाद में आ जाएगा एफ डी। अक्ष का मान जानते हैं, आप दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करना, आपको 2 का भाग लगाना है, यानी 5 15 25 35 और ये 45। फिर अब इनमें से आप इसको मान लेंगे कल्पित माध्य, इसको सब में से घटाओ आप, 5 माइनस 25 15 माइनस 25 25 माइनस 25 35 माइनस 25 और 45 माइनस से 25। तो देखिए जैसे आप इनको घटाओगे तो ये -20 -10 0 10 और ये 20। एफ डी का मतलब एफ को डी से गुणा करना है इनको। तो देखिए जैसे आप इनको गुणा कराओगे तो गुणा करने से देखो आपको क्या प्राप्त होगा, ये तो पहले मेरे पास क्या आ गया है माइनस का 120, फिर माइनस का 100, फिर 0, उसके बाद में 70, फिर आ गया 80, और एक आप इसमें सिग्मा एफ निकाल लोगे और इसमें आप सिग्मा एफ डी निकाल लोगे, ठीक है ना। फिर आपको माध्य का फॉर्मूला का मिलना है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, और इसको सरल करके जब अपना उत्तर निकालोगे तो आपका 23.75 है, वो जो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने अभी सीखा है कौन सा सवाल है, जो आपका 30 नंबर प्रश्न था वो हमने सीखा है। उसके बाद देखिए आप इसका अंतिम सवाल जो जो इसका मान है वो 23.75, इसका मान आएगा 23.25, ठीक है ना, 23.25 इसका मान आपको प्राप्त होगा। ये हमने 29 का सवाल पढ़ा है। अब देखो आप 30वां पढ़ा है। अब देखो आप सवाल नंबर 29 कैसे करना उसमें। देखो 29 में भी देखो 2 पार्ट थे, दोनों में से आपको केवल एक पार्ट करना था अथवा में। मैं पहले जो इसमें आपको 29 का जो सेकेंड पार्ट है ना बता रहा हूँ, सर्किल वाला। इसमें क्या लिखा है कि देखो 2 सर्किल आपके पास ही इस तरह से, अब दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। ये मान लो इसका सेंटर यहाँ पर O है, इसका मान लो O डैश है, ठीक है ना, कुछ मान लो, और ये ए बी क्या है, इनकी उभयनिष्ठ जीवा ये, तो दोनों कॉमन तोड़ोगे और आपने सेंटर को ऐसे मिला दिया इस तरह से। अब इस प्रश्न में आपको सिद्ध क्या करना है कि जो उभयनिष्ठ जीवा मतलब जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है वो उनकी उभयनिष्ठ जीवा क्या है, लंब संधिभाजक है। यानी यहाँ पर मेरे पास क्या मान लो बिंदु एम आ रही है। अब ये जो ओ डैश है ना वो इस ए बी क्या करेगी, इसको 2 बराबर भागों में इसको विभाजित करेगी, यानी जितना ए एम आएगा उतने आपको क्या दिखाना है, बी एम दिखाना है। तो देखो इसमें आप रचना कर देंगे पहले इस तरह से, और रचना करने के लिए आप इस ओ को ए से मिला दोगे और ओ को आप बी से मिला दोगे, ओ को आप ओ डैश बी ओ डैश से। तो देखो पहले आप इसमें जो दिया गया है उसकी बात कर लो यहाँ पर। तो दिया गया में पता आपको क्या दिया गया, खुद लिख देना अपने आप। सिद्ध क्या करना आपको
देखो लंब समद्विभाजक दिखाने का मतलब एक तो दिखाना आपको जो ओ डैश है ना, वो लंब आएगा किस पर, ए बी पर आएगा, साथ में ए एम बराबर क्या आएगा, एम बी। ये दो चीज़ इसमें आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। और रचना वाली बात लिखी दी आपने, आपने किसको किससे मिलाया है, आपने ओ को ए व बी से और ओ डैश को भी आपने ए व बी से मिलाया है। अब जो इसका जो मेन पॉइंट आपका है उपपत्ति, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ये पूरे कंप्लीट त्रिभुज काम लेने पड़ेंगे आपको, मतलब ये त्रिभुज एक तो ऊपर वाला लेना पूरा कंप्लीट ये काम है, एक आपको ये पूरा कंप्लीटली नीचे वाला ये काम में लेना है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सर्वांग सम दिखाएंगे, और जब ये दोनों सर्वांग सम दिखाएंगे उसके बाद हम पहले इससे कुछ रिजल्ट प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना पड़ेगा क्या, त्रिभुज ओ ए ओ डैश तथा ओ बी ओ डैश में, देखो इनको सर्वांग सम दिखाने के लिए पहला कारण क्या होगा, मेरे पास जो ए है ना वो बी ओ के बराबर आ गया है, ये दोनों क्या है, ए की वर्त की त्रिज्याएं है, ए की वर्त की त्रिज्याएं। दूसरा जो आपका ए ओ डैश है वो बी ओ डैश के बराबर है, ये भी आपकी क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल होगी। और तीसरा कारण है जो ओ ओ डैश है वो दोनों में क्या रहे, उभयनिष्ठ आ रहे हैं, यानी कॉमन आ रहा है दोनों में ही। इसका मतलब ये हुआ कि जो त्रिभुज आपका ओ ए ओ डैश है वो किसके कॉन्ग्रेट हो गया, त्रिभुज ओ बी ओ डैश के कॉन्ग्रेट हो गया। किस रूल से हो गया, ये ट्रिपल एस एस रूल से हो गया। जब दोनों ही आपस में कॉन्ग्रेट हैं तो आप जानते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट की बात करें तो जैसे मान लो आपका ये एंगल नंबर 1 है, यहाँ पर ये एंगल नंबर आपका जो 1 है ना वो मान लो एंगल नंबर किसके आ गया, 2 के बराबर आ गया, ठीक है ना। जो आपका एंगल नंबर 1 है वो किसके बराबर आ गया है, एंगल नंबर 2 के, ये लिख दो आपस में, यानी इसलिए लिख दिया आपने एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 2 के, ये आपने सी पी सी टी से लिख दिया है, और इसको आपने बार क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको केवल इतना ही त्रिभुज काम लेना है, यहाँ तक कि इधर वाला आपको काम नहीं लेना है, यानी हम जो दोनों छोटे त्रिभुज बन रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं बार, यहाँ तक की। हम केवल किसकी बात करें, एक तो मैं देखो इस त्रिभुज ओ एम ए की बात कर रहा हूँ, मैं एक ओ एम बी की बात कर रहा हूँ। अब इन दोनों को मैं क्या दिखाऊंगा, सर्वांग सम दिखाऊंगा, यानी कॉन्ग्रेट। तो त्रिभुज ओ ए एम तथा त्रिभुज ओ एम बी में, यानी आपको ओ ए एम और ओ एम बी इन दोनों को दिखाना है क्या, कॉन्ग्रेट दिखाना है। तो पहला रीजन मेरे पास क्या है, ओ ए बराबर आ रहा है ओ बी के, दोनों ए की वर्त की त्रिज्या है, यानी रेडियस ऑफ सेम सर्किल होगी। दूसरा कारण देखो यहाँ पर जो आपका ये ओ एम और दोनों जो कॉमन आ रहे हैं, ये दोनों बिल्कुल आ रहा है उभयनिष्ठ। और तीसरा जो कारण है वो एंगल नंबर 1 आ रहा है एंगल नंबर 2 के बराबर, ये आपने बाय इक्वेशन फर्स्ट से लिख दिया है। इसका मतलब त्रिभुज जो आपका ओ ए एम है वो किसके कॉन्ग्रेट हो गया, त्रिभुज ओ बी एम के कॉन्ग्रेट हो गया। किस नियम से हो गया, साइड एंगल साइड के द्वारा, यानी एस ए एस नियम से। जब दोनों आपस में कॉन्ग्रेट हैं तो आप जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो गए। इसका मतलब ए एम का मान किसके बराबर आ गया, एम पी के बराबर आ गया सी पी सी टी से। और दूसरा देखो आप इसमें ये मान लो कि ये जो आपका यहाँ पर कोण नंबर 3 है, इसको आप कोण नंबर 3 मान लो, इसको मान लो कोण नंबर 4, यानी जो आपका कोण नंबर 3 है वो भी कोण 4 के बराबर आ गया, ये भी आपने सी पी सी टी लिख दिया है। अब देखो कोण 3 प्लस कोण 4 दोनों का जोड़ क्या हो गया, 180 हो गया। ये बात आपने रेखीय युग्म से लिख दी है। अब कोण 3 प्लस कोण 4 का योग 180 है, और आप तो दोनों बराबर आपस में ही, तो दोनों कोण 3 कर दो आप बराबर 180, और 2 कोण 3 बराबर आ गया 180, और कोण 3 है उसका मान आ गया मेरे पास 90 डिग्री। 90 आने का मतलब कोण 3 और कोण 4 दोनों का मान आ रहा है 90 डिग्री, यानी जो आपका ए बी है वो किस पर परपेंडिकुलर आ गया है,
ओ डैश पर परपेंडिकुलर आ गया है। तो आपको इसमें ये दिखाना था, इसका मतलब क्या, जो आपका ओ डैश है वो ए बी का क्या है, लंब समद्विभाजक है, यानी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये था हमारा सवाल नंबर 29। अब देखो इसी में आपका एक सवाल और बचा है, इसके अथवा में है, वो आपको करना नहीं था, मैं देखो वो भी आपको करके बता रहा हूँ। तो देखिए आप इसका अथवा वाला सवाल, तो देखिए इसका तो डायग्राम आपको खुद को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है, इसमें देखो आपको ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। अब यहाँ पर एम क्या है, एम जो है वो सी डी का मध्य बिंदु है। अब आपको पहले क्या करना है, एम को इस बी से मिलाना है। अब एम को बी से मिलाने वाली रेखा है, और जब आप इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, यानी बिंदु एम को बी से मिलाने वाली रेखा ए सी को एल पर काटती है। जो ए सी है ना आपके पास, यहाँ पर ए सी कौन सी होगी, मान लो ये होगी ए सी, इसको कहाँ काट रही है, एल पर काट रही है, ए सी को एल पर काटती है। और साथ में क्या करना आपको, यदि ए डी व बी एम को आगे बढ़ाए, एक तो देखो आपको ए डी को आगे बढ़ाना है, इसको एक आपको सिर्फ बी एम को आगे बढ़ाना है। तो देखो दोनों जाकर कहाँ मिलती है, बिंदु ई पर मिलती है, ठीक है ना। तो दोनों बिंदु ई पर मिलती है। अब आपको सिद्ध करना है, तो देखिए पहले इसमें आप दिया गया बिंदु क्या देगा रखा आपको, वो बात सारी, यानी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरी बात है, और एम क्या है इसका मतलब, तो मेरे पास क्या है, सी एम बराबर क्या आ रहा है, एम डी आ रहा है। अब सिद्ध क्या करना वो देखिए आप, सिद्ध करना है कि जो मेरे पास यहाँ पर ई एल है वो डबल आएगा किसका, बी एल का। ये इसमें आपको सिद्ध करना है। अब देखिए जो इसकी उपपत्ति है उसके बारे में आप, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इस त्रिभुज को, कौन से को, इस त्रिभुज को मैं, ये वाले को, इसको मैं इसके क्या दिखाऊंगा, सर्वांग सम दिखाऊंगा। पहला कारण मेरा क्या रहेगा, मेरे को बी एम सी को इस डी एम ई क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेट दिखाना है। देखिए कॉन्ग्रेट दिखाने के लिए आपके पास इसके 3 रीजन भी चाहिए ना। पहला रीजन तो आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये दोनों में शीर्ष अभिमुख कोण हो गए, तीसरा ये एकांतर कोण हो गया किसका, इसका हो गया, कौन से का, इस वाले का, जो दोनों समांतर है, ये काट रहे इसको। तो पहले क्या लिखना है आपको हल में, यानी इसकी उपपत्ति की बात करें आप, तो सबसे पहले आप लिखोगे त्रिभुज बी एम सी तथा त्रिभुज डी एम ई में। इसमें आपको पहला रीजन लिखना पड़ेगा अपना क्या, कि जो डी एम है ना वो तो बराबर आ रहा है सी एम के, ये आपको दिया है पहले से, गिवन में आ गया। फिर जो एंगल आपका कौन सा बी एम सी एंगल है वो किसके बराबर है, डी एम ई के बराबर है। और ये दोनों बराबर क्यों है, ये दोनों आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, यानी शीर्ष अभिमुख कोण हो गए। और तीसरा जो कारण आपका है ना, ये वाला कोण बी है वो ए के बराबर है, इन्हें आप लिखोगे कोण एम बी सी किसके बराबर है, एम ई डी के बराबर है। ये दोनों हो गए आपके एकांतर एंगल, यानी अल्टरनेट एंगल हो गए। इसका मतलब ये हुआ जो त्रिभुज आपका बी एम सी है वो किसके कॉन्ग्रेट आ गया, त्रिभुज बी एम सी है वो आपका ई एम डी के कॉन्ग्रेट आ गया है, ई एम डी के। दोनों किस नियम से हो गए, सर्वांग सम, या देखो दोनों ए एस नियम से हो गई, ये ए एस नियम से। दोनों को आपने क्या दिखाया, इनको सर्वांग सम दिखा दिया है। सर्वांग सम दिखाने का मतलब, इसलिए मेरे पास बी सी का मान भी क्या आएगा, इस डी के बराबर आएगा। देखो बी सी का मान डी के बराबर आ गया, ये बात आपने सी पी सी टी लिख दी है, लेकिन आपको पता है कि बी सी का मान क्या है, ए डी के बराबर पहले से ही है, ये आपको दिया है, क्योंकि त्रिभुज की समांतर त्रिभुज की सम्मुख हो जाएंगी ये। जब दोनों मान बी सी के बराबर हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ए डी का मान वो डी के बराबर आ गया, इसलिए ए डी क्या आ गया, डी के बराबर। तो देखो जब ए डी डी के बराबर आ गया, तो इस बात से आप ये रिजल्ट निकाल सकते हो कि इसलिए जो ए ई है वो क्या है, डबल है बी सी का, ए क्या हो गया है, बी सी का डबल हो गया है। तो आप ये मान सकते हो, क्योंकि ए क्या हो गया, बी सी का डबल हो गया है। अब देखो
ये आपने लिख दिया है। अब देखो मैं क्या इसको समरूप दिखाऊंगा। समरूप किसको दिखाना हो देखिए एक बार आप, तो देखिए जब आप समरूप दिखाने की बात करते हो तो इसमें आपको भुजा चाहिए कौन सी, तो BL चाहिए ना, तो BL इसमें काम आएगी, EL आपकी उसमें काम आएगी। तब एक तो आपको त्रिभुज ये काम लेना इधर वाला, इस बार आपको क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है, ठीक है ना। एक तो ये नीचे वाला त्रिभुज काम आ जाएगा, एक आपका वो पूरा कंप्लीटली ऊपर वाला वो काम आ जाएगा। तो देखिए जब आप इनको सिमिलर दिखाओगे, इनको समरूप दिखाओगे, तो इसमें भी आपको कम से कम इसके दो रीजन चाहिए एंगल के द्वारा, या 3 चाहिए आपको। तो देखो पहला रीजन तो आपको आ जाएगा ये वाला, कोण दोनों बराबर हो गए, ये पॉइंट यहाँ पर आपका L पॉइंट है, ठीक है ना। चलो इसको बाली दो, यहाँ पर L पॉइंट आपका ये तो यहाँ पर है। तो देखो इसमें आपको वैसे तो 3 रीजन चाहिए, लेकिन अगर आप एंगल की बात करते हो आपको इसमें कम से कम 2 रीजन चाहिए। तो आपको लिखना पड़ेगा त्रिभुज BLC तथा त्रिभुज ALE में। आप BLC और ALE दोनों क्या दिखा रहे हो, इनको सिमिलर दिखा रहे हो। तो पहला रीजन तो मेरे पास क्या है, जो एंगल आपका BLC है ना, वो बिल्कुल किसके बराबर है, एंगल ALE के बराबर है। और दोनों क्या हो गए, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गई। दूसरा कारण, ये जो आपका यहाँ वाला कोण है ना, ये इसके बराबर ही, तो आपको लिखना पड़ेगा कोण AEL किसके बराबर है, LBC के। ये दोनों के आपके एकांतर कोण, यानी अल्टरनेट एंगल। जब ये 2 रीजन आगे एंगल से, इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रायंगल आपका BLC है, BLC वो किसके सिमिलर आ गया है, ELA के सिमिलर आ गया है, ELA के सिमिलर, AA सिमिलरिटी रूल के द्वारा। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या समरूप होते हैं तो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइडों का रेशियो क्या आता है, बराबर आता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इसलिए मेरे पास क्या आएगा, इसकी अगर मैं साइड कौन सी लूँगा, BL का मिलूँगा, तो उसकी साइड कौन सी कम आएगी, उसकी EL कम आएगी, यानी BL और EL का रेशियो हो गया। साथ में अगर मैं इसकी साइड BC काम में लूँगा तो उसकी क्या है, A काम आएगी, तो BC बटा क्या आ रहा है मेरे पास, A आ रहा है। अब देखो BL बटा EL है, इसको सेम रखना है क्योंकि उत्तर में आपको ये लिखे आना है दोनों में। अब हमें BC और AC को A दोनों गायब करना है ना, तो देखो A का जो मान आप निकाला वो आपको यहाँ रखना है, तो BC बटा मेरे पास क्या आ रहा है, 2BC आ रहा है, A का मान। समीकरण 1 से इन्हें काट लो, और BL बटा EL किसके बराबर आ गया है, 1/2 के, और 2BL का मान किसके बराबर आ गया है, EL के। और इसमें आपको यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये जो आपके एग्ज़ाम होने वाले 30 जून 2020 उसके लिए जो एक मॉडल पेपर था प्री बोर्ड परीक्षा का, उसके हमने स्टडी की है और उसका मैंने आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन बताया है। ये जो आप, इसके अलावा आपको ने अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आपको आपके सिलेबस से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।